अगर आप इस वक्त अपने बिस्तर में लेटे हैं या फिर एक कोजी सी जगह पर बैठे हुए हैं तो बस एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। आज की ये कहानी आपको धीरे धीरे एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां तलवारों की खनक है, मगर उसके बाद एक ऐसी शांति भी है जिसने पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया। ये कहानी है सम्राट अशोक की, एक राजा जो पहले अपने गुस्से के लिए जाना गया और बाद में अपनी करुणा के लिए पूरी धरती पर मशहूर हो गया। तो अब अपना सिर तकिए पर आराम से टिकाइए या जिस जगह बैठे हैं बस रिलैक्स हो जाइए। आंखें आधी बंद होने दें और मन को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे शांत हवा की तरह आपके पास आएगी और आपको धीरे धीरे एक अलग दुनिया में ले जाएगी। बहुत साल पहले पाटलिपुत्र नाम की एक रॉयल हलचल वाली राजधानी में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अशोक। ये वो दौर था जब मौर्य साम्राज्य अपनी ताकत के पीक पर था। चाणक्य जैसे विद्वान, बिंदुसार जैसे राजा और एक इतने बड़े साम्राज्य की महक हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन अशोक का जन्म किसी बड़े जश्न के बीच नहीं हुआ। दरबार में शायद ही किसी ने सोचा हो कि ये बच्चा एक दिन इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। अशोक बचपन से ही थोड़ा अलग था। वो ना तो ज्यादा खेलता था, ना ही बाकी राजकुमारों की तरह शरारतें करता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो हर चीज को किसी और तरह से देखता हो। दरबार में लोग कहते थे, ये बच्चा शांत है लेकिन इसके अंदर कुछ आग जरूर है। और हाँ, सच भी यही था। उसके चेहरे पर भले ही कम एक्सप्रेशंस होते थे, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी पकड़ डच थी, जैसे वो दुनिया को समझना चाहता हो और दुनिया भी उसे समझ नहीं पा रही हो। अशोक दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी राजकुमार मैदान में दौड़ते भागते, घोड़ों पर चढ़कर छोटे छोटे युद्ध खेलते, अशोक अक्सर साइड में खड़ा होकर सब कुछ ऑब्जर्व करता। वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता। घोड़े कैसे सांस लेते हैं, तलवारें किस एंगल पर पकड़नी चाहिए और एक सैनिक का कॉन्फिडेंस किस तरह से उसकी चाल में दिखता है। उसे शोर पसंद नहीं था। वो ज्यादातर अकेला रहा करता। कभी कभी महल के बाहर जाकर आम लोगों को घंटों तक देखता। कैसे किसान खेत में काम करते हैं, कैसे व्यापारी सौदेबाजी करते हैं, कैसे लोग छोटी छोटी खुशियां जीते हैं। उसने छोटी उम्र में ही ये समझ लिया था कि साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं चलता। लोगों की सोच, उनकी मेहनत, उनका भरोसा, ये सब एक राजा को बनाते हैं। राजकुमार होने के नाते ट्रेनिंग तो जरूरी थी, लेकिन अशोक ने ये ट्रेनिंग सिर्फ सीखी नहीं, उसने उसे अब्जॉर्ब कर लिया। घुड़सवारी हो या तलवारबाजी, रणनीति हो या इतिहास, अशोक हर चीज में बाकी प्रिंसेस से आगे था। लेकिन ये आगे होना बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। बहुत से लोग उससे डरते थे क्योंकि वो सिर्फ सख्त नहीं था, उसके अंदर एक ऐसा डिटर्मिनेशन था जो किसी भी रुकावट को तोड़ सकता था। महल में कई लोग विस्पर करते थे, अशोक बहुत एम्बिशियस है, ये किसी दिन किसी को भी चैलेंज कर सकता है, ये राजगद्दी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसकी माँ की कोमल ममता के अलावा अशोक ज्यादा किसी से जुड़ता नहीं था और शायद यही वजह थी कि लोग उसकी ताकत से ज्यादा उसके अकेलेपन से डरने लगे। जब अशोक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पहली बार पाटलिपुत्र से बाहर भेजा गया। ये कोई रॉयल पिकनिक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह भेजा गया जहां हालात बिल्कुल शांत नहीं थे। वहां बगावतें थीं, छोटी छोटी लड़ाइयां थीं और लोग राजा की पॉलिसीज से नाराज थे। अशोक के भाइयों को ये काम नहीं दिया गया। उन्हें महल की आरामदायक जिंदगी मिली, लेकिन अशोक को सीधे मैदान में भेजा गया। शायद ये उसकी परीक्षा थी। जो लोग उसके साथ गए, पहले ही दिन उन्होंने महसूस कर लिया कि ये लड़का सिर्फ किताबों वाला राजकुमार नहीं, ये असल जिंदगी के फैसले लेने के लिए बना है। अशोक ने पहली बार असली राजनीतिक चालें देखीं, लोगों का डर महसूस किया और सत्ता का असली चेहरा समझा, जो महल की चमक से बहुत अलग था। कुछ महीनों में अशोक ने वहां की बगावतें शांत कर दीं। ना उसने बेवजह हिंसा की, ना ही वो बिना सोचे किसी पर भरोसा करता। उसने हर समस्या को समझा, लोगों से बात की और जहां तलवार की जरूरत पड़ी वहां तलवार भी उठाई, लेकिन हर कदम सोच समझकर। जब रिपोर्ट पाटलिपुत्र पहुंची तो पूरा दरबार स्टंड था। कई लोगों ने मन ही मन सोचा, ये लड़का अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो एक दिन ये सबको पीछे छोड़ देगा। और यहीं से शुरू हुआ अशोक का असली सफर। एक ऐसा सफर जो उसे पहले एक कठोर योद्धा बनाएगा और फिर एक ऐसे इंसान में बदल देगा जो दुनिया को करुणा सिखाएगा। अशोक की पहली जीत ने उसकी एक अलग पहचान बना दी थी। वो अब सिर्फ राजा का बेटा नहीं था, वो धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसके अंदर हिम्मत, दिमाग और फैसलों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। लेकिन ऐसी तेजी से उठते लोगों को अक्सर महल के अंदर सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है
और यही खतरा उसके भाई महसूस करने लगे। दरबार में धीरे धीरे एक अजीब सी हवा फैलने लगी। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दबे सुरों में बातें होने लगीं। अशोक अगर ऐसे ही मशहूर होता गया तो गद्दी किसे मिलेगी? अशोक को इन बातों की फिक्र नहीं थी। वो ऐसे इंसान थे जो अपनी दुनिया खुद बनाना चाहते थे, और उसकी दुनिया थी लोगों को समझना, फैसले लेना और अपने काम से खुद को साबित करना। कुछ ही समय बाद राजा बिंदुसार ने उसे एक और कठिन जिम्मेदारी दी। इस बार एक ऐसी जगह जहां अक्सर खून बहता था और साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी। ये मिशन अशोक के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने बिना एक पल खोए इसे स्वीकार किया। जब अशोक वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि हालात उसके सोचे से ज्यादा खराब थे। लोगों के घर जले हुए, सैनिकों के हौसले टूटे हुए और हवा में एक भारी सी बेचैनी। लेकिन अशोक ने पैनिक नहीं किया। उसने पहले पूरे इलाके का चक्कर लगाया, लोगों से बात की, सैनिकों के डर को समझा और फिर धीरे धीरे अपनी रणनीति शुरू की। अशोक रात रात भर जागकर नक्शे पर अपनी उंगली फेरते हुए योजना बनाता। वो सोचता कि किस रास्ते से जाना बेहतर होगा, किस समय हमला करना सही होगा और कहाँ सिर्फ बातचीत से समस्या हल हो सकती है। उसकी यही क्वालिटी, यानी हर कदम सोच समझकर रखना, उसे बाकी राजकुमारों से अलग बनाती थी। कुछ हफ्तों बाद वो जगह शांत होने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली। सैनिकों को लगा कि उन्हें एक ऐसा लीडर मिला है जो सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि उनके साथ खड़ा भी रहता है। महीने बीत गए। अशोक लगातार एक के बाद एक जगहों को संभालता गया और उसकी जीतें बढ़ती गईं। उसके गुस्से, उसकी तेज चाल और उसके फैसलों ने उसे एक कठोर योद्धा बना दिया। लेकिन यही कठोरता धीरे धीरे उसके अंदर एक लोनलीनेस भी पैदा करने लगी। जहां वो जाता लोग उससे डरते, उसका नाम सुनकर सन्नाटा छा जाता। सब उसे क्रूर, खतरनाक और अनुभवी लड़ाका कहने लगे। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर बिठा दिया गया कि सत्ता बिना सख्ती के नहीं चलती, और वो भी मानने लगा कि शायद उसका तरीका सही है। इसी बीच राजा बिंदुसार की तबीयत बिगड़ने लगी। महल का माहौल बदलने लगा। हर तरफ चालें, राजनीति और गद्दी के लिए खींचतान बढ़ने लगी। अशोक को पाटलिपुत्र बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई, दरबारी और सेना के अफसर सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे। हर कोई अपनी तरफ से राजा बनने की तैयारी कर रहा था। अशोक को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे हमेशा लगा था कि परिवार में कम से कम ऑनेस्टी तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर कोई दूसरे की हार का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद राजा बिंदुसार ने अशोक को अपने पास बुलाया। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। राजा कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही तेज थीं। उसने कहा, अशोक, तुम मेरी उम्मीद भी हो और मेरी चिंता भी। अशोक ने सवालिया नजरों से देखा। राजा आगे बोले, तुम्हारा दिमाग साफ है, तुम्हारी ताकत लाजवाब है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा वो तुम्हें एक दिन अकेला कर देगा। अशोक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी ये महसूस कर चुका था। राजा ने उसे नजदीक बुलाया और धीमे से कहा, राजा बनने के लिए तलवार से ज्यादा जरूरत होती है इंसानियत की, धैर्य की और गलतियों को समझने की। ये शब्द अशोक के मन में गहराई तक उतर गए, लेकिन वो अभी उस उम्र में था जहां जिंदगी की सच्चाइयां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। कुछ समय बाद राजा बिंदुसार चल बसे और इसके साथ महल की हर दीवार पर एक अजीब सी हलचल फैल गई। कौन राजा बनेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन कहाँ चाल चल रहा है। हर तरफ रणनीतियों की सरसराहट थी। अशोक इस सब से दूर रहना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे दूर रहने नहीं दिया। लोग उसके पास आने लगे, कुछ उसका साथ मांगने, कुछ उसे डराने, कुछ उसे मैनिपुलेट करने और कुछ सिर्फ ये कहने कि तुम्हें ही राजा बनना चाहिए। अशोक का दिल उलझ गया। वो लड़ाइयों को समझता था, लेकिन ये राजनीति की लड़ाई ज्यादा खतरनाक थी और इसी दौरान उसके खिलाफ साजिशें शुरू हुईं। कुछ भाइयों ने उसके रास्ते में कांटे बिछाने शुरू कर दिए। उसे बदनाम करने की कोशिशें होने लगीं। कुछ सैनिकों को उसके खिलाफ भड़काया गया। अशोक समझ रहा था कि अब या तो वो अपनी रक्षा करेगा या उसकी सारी उपलब्धियां यहीं खत्म हो जाएंगी। और एक रात जब उसे पता चला कि कुछ लोग उसे रास्ते से हटाने के लिए भेजे गए हैं, तब उसने पहली बार अपने भीतर एक गहरा तूफान महसूस किया। वो तूफान जो इंसान को या तो तोड़ देता है या उसे एक ऐसा रास्ता दिखा देता है जिस पर वो चलने के लिए बना होता है। और उस रात अशोक ने फैसला किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। वो अपने हक के लिए लड़ेगा। वो करेगा जिसके लिए उसकी किस्मत उसे इतने सालों से तैयार कर रही थी। और यहीं से शुरू होता है
अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर, वो दौर जहां वो एक योद्धा से राजनीति का खिलाड़ी बनता है, जहां तलवार और दिमाग दोनों साथ चलते हैं, जहां जीत सिर्फ मैदान में नहीं, महल की दीवारों के पीछे भी हासिल होती है। अशोक अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसे इतिहास सिर्फ याद नहीं करेगा बल्कि समझने की कोशिश करेगा। अशोक ने जब ये तय कर लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो अब सिर्फ हालात को देख नहीं रहा था, वो हालात को बदलने में लगा था। महल में रोज सुबह से शाम तक कहीं न कहीं गुप्त बातें हो रही थीं। कभी दालानों में धीमी फुसफुसाहट, कभी दरबारियों के चेहरों पर छुपी चिंता, कभी भाइयों के कमरे के बाहर बढ़ी हुई पहरेदारी। अशोक ने सब कुछ महसूस किया। वो जानता था कि सत्ता का खेल सीधा साधापन नहीं चलता। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक शक छुपा होता है और हर रिश्ते के पीछे एक खतरा खड़ा होता है। लेकिन वो डरा नहीं। उसने अपना पूरा ध्यान अपने अगले कदम पर लगाया। एक रात वो महल की छत पर खड़ा था। हवा धीरे धीरे उसके चेहरे से गुजर रही थी। पूरा पाटलिपुत्र शांत पड़ा था और तारों की रोशनी महल की दीवार पर पड़कर एक अजीब सी ठंडक पैदा कर रही थी। अशोक ने लंबी सांस ली और खुद से कहा, अगर मुझे इस साम्राज्य को संभालना है तो मुझे खुद को उसके लिए तैयार भी करना होगा। अगली सुबह उसने महल के कुछ सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया। ये सैनिक सालों से उसकी लड़ाइयों को देख चुके थे। उनकी नज़र में अशोक सिर्फ राजकुमार नहीं, एक ऐसा लीडर था जो सामने खड़े होकर लड़ता है। अशोक ने उनसे खुलकर बात की। उन्हें बताया कि महल में क्या चल रहा है, कौन उसके खिलाफ खड़ा है, किस बात से साम्राज्य खतरे में है। सैनिक चुपचाप उसकी हर बात सुनते रहे और जब वो खत्म हुआ तो उनमें से एक बुजुर्ग सैनिक बोला, राजकुमार, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी लड़ाई आए आप अकेले नहीं होंगे। अशोक की आंखों में हल्की सी नरमी आई। उसने सर हिलाकर धन्यवाद कहा, लेकिन दिल में कहीं उसने एक चुप वादा कर लिया, इन लोगों को कभी निराश नहीं करेगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। हर दिन कोई ना कोई खबर आती। कभी कोई भाई उसके खिलाफ नई चाल चल रहा है, कभी कोई दरबारी किसी राजा को झुकाने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई अफवाह फैल रही है कि अशोक को हटा दिया जाएगा। अशोक हर खबर को ध्यान से सुनता, सोचता और फिर शांत रहकर अपना अगला कदम तय करता। उसके अंदर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे तूफान के बीच खड़ा आदमी बिल्कुल ठहरा हुआ हो। फिर एक दिन हालत ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां फैसला करना जरूरी था। एक भाई ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा ताकि रात के अंधेरे में अशोक के कमरे पर हमला किया जाए। लेकिन अशोक के गार्ड्स पहले से सतर्क थे। उन्होंने हमलावरों को पकड़ लिया। उनका इरादा साफ था, अशोक को खत्म कर देना। अशोक ने हमलावरों से कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उन्हें कुछ पल तक देखता रहा। फिर उसने अपने गार्ड्स से कहा, इन लोगों को चोट मत पहुंचाना, इनसे इतना ही पूछो कि इन्हें किसने भेजा। जवाब वही था जिसकी उसे उम्मीद थी, उसके ही भाई। इस घटना ने अशोक के मन में एक गहरी चुभन छोड़ी। वो सोचने लगा, क्या गद्दी पाने के लिए कोई भाई इतनी दूर तक जा सकता है? लेकिन साथ ही उसके अंदर एक क्लैरिटी भी आई। अगर वो खुद को बचाना चाहता है तो उसे सिर्फ सही होना नहीं चलेगा, उसे मजबूत भी बनना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बड़ा ऐलान हुआ, नया राजा चुनने का समय आ गया है। पूरा पाटलिपुत्र इस खबर से हिल गया। हर गली में चर्चा थी, हर घर में हलचल थी। लोग सोच रहे थे, कौन बनेगा मौर्य साम्राज्य का अगला राजा। अशोक उस दिन बहुत शांत होकर दरबार में गया। उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट, ना कोई गुस्सा, ना कोई बेचैनी, बस एक ठहराव जो अंदर गहरी आग को छुपा रहा था। दरबारियों ने अपनी राय रखी। किसी ने एक भाई का नाम लिया, किसी ने दूसरे का, किसी ने कारण बताया, किसी ने सिर्फ डर के कारण वोट दिया। जब अशोक का नाम आया तो दरबार में कुछ लोग हिल गए। किसी को उसका तेज स्वभाव याद आया, किसी को उसकी जीतें, किसी को उसका गुस्सा और किसी को उसका अनुशासन। बहुत से लोग डरते थे कि अशोक जैसा व्यक्ति राजा बना तो दुनिया हिल जाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो जानते थे कि अगर कोई इस विशाल साम्राज्य को संभाल सकता है तो वो अशोक ही था। फिर एक पल आया जहां सबकी निगाहें एक बुजुर्ग मंत्री पर गईं, जिन्होंने हमेशा सच बोला था। उन्होंने धीरे से कहा, राजा ऐसा हो जो साम्राज्य को सुरक्षित रख सके, जो इंसाफ कर सके, जो मुश्किल वक्त में डरकर भागे नहीं। और मेरी नज़र में ये सब क्वालिटीज अशोक में हैं। ये सुनकर दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ के चेहरे कड़क गए। लेकिन फैसला धीरे धीरे अशोक की तरफ जाता दिख रहा था। उसी शाम जब अशोक अकेले बैठा था, तब एक पुराना सलाहकार
उसके पास आया। उसने कहा, तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना, राजा बनना सिर्फ ताज पहनना नहीं है। ये एक भार है जिसे उठाने का हक उसी को मिलता है जो अपने ईगो को पीछे छोड़ दे। अशोक ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ पल बाद बोला, अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। सलाहकार ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें जिम्मेदारी मिलने वाली है, अब सवाल सिर्फ ये है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। और ठीक उसी रात दरबारियों ने अपना आखिरी फैसला लिखा। सुबह होते ही इसे पूरे साम्राज्य के सामने पढ़ा जाना था और उस फैसले में इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ छुपा था। वो मोड़ जो अशोक को एक राजकुमार से एक सम्राट बना देगा। लेकिन ये सम्राट कैसा बनेगा, कितना बदलेगा, उसके अंदर की ज्वाला उसे कहाँ ले जाएगी। कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां जिंदगी एक नए रंग में रंगने वाली थी। एक ऐसा रंग जिसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा और आने वाले सदियों पर भी। सुबह की हल्की सी रोशनी जब महल की खिड़कियों से अंदर आई तो पाटलिपुत्र के दरबार में एक अलग ही सन्नाटा था, जैसे पूरा शहर अपनी सांस रोककर बस एक ही पल का इंतजार कर रहा हो। उस पल का जिसमें बताया जाएगा कि अगला राजा कौन बनेगा। अशोक भी धीरे धीरे दरबार की तरफ चल रहा था। उसके कदम बहुत शांत थे, लेकिन दिल के अंदर कई भावनाएं एक साथ घूम रही थीं। एक तरफ जिम्मेदारी का एहसास, दूसरी तरफ परिवार के भीतर की खटास और तीसरी तरफ साम्राज्य के लिए खुद को साबित करने का भार। जैसे ही वो दरबार के बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, उसने अंदर से आती फुसफुसाहटें सुनी। कुछ लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे, कुछ डर रहे थे कि अगर वो राजा बना तो उनका असर खत्म हो जाएगा, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे। अशोक ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और खुद से कहा, जो भी होगा वो मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करूंगा। फिर वो दरबार में दाखिल हुआ। अंदर हर नजर उसी पर टिक गई। उसकी चाल में एक ऐसी दृढ़ता थी जो हर किसी को महसूस हुई। वो बिना इधर उधर देखे अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री खड़े हुए। उनके हाथ में कल रात लिखे गए चुनाव के नतीजे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उतनी ही गहरी भी। उन्होंने कहना शुरू किया, मौर्य साम्राज्य के अगले राजा का निर्णय लंबी सोच विचार के बाद और सभी वरिष्ठ दरबारियों की सहमति से किया गया है। दरबार का माहौल थोड़ा सा और गंभीर हो गया, जैसे सबके दिल एक साथ धड़क रहे हों। मुख्यमंत्री ने अगला वाक्य बोला, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो नाम चुना गया है वो है राजकुमार अशोक। ये शब्द सुनते ही पूरा दरबार कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गया। जिन्होंने समर्थन किया था उन्होंने राहत की सांस ली, जिन्हें डर था उनके चेहरों पर तनाव साफ दिखा, और जिन भाइयों को उम्मीद थी कि ताज उन्हें मिलेगा, उनकी आंखों में एक निराश कड़वी चमक उभर आई। अशोक कुछ पल एकदम शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना ही कोई घमंड, बस एक हल्की सी सोच, अब मेरी असली परीक्षा शुरू होती है। उसके बाद उसके पास बैठे बुजुर्ग सलाहकार धीरे से उसके कान के पास बोले, बधाई हो, लेकिन याद रखना, राजा बनना आसान है, राजा रहना मुश्किल। अशोक ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो ये बात पहले से जानता हो। कुछ देर बाद अशोक को दरबार के बीच में बुलाया गया। वहां पर वही पारंपरिक गद्दी थी जो वर्षों से मौर्य साम्राज्य का प्रतीक रही थी, लेकिन उससे पहले उसके सामने ताज लाया गया, सोने का बना हुआ, कीमती पत्थरों से सजा, लेकिन जितना खूबसूरत उतना ही भारी। मुख्यमंत्री ने ताज उठाया और धीरे धीरे अशोक के सिर पर रख दिया। उस पल पाटलिपुत्र के आसमान में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। बाहर खड़े लोग एक दूसरे को खुशखबरी सुनाने लगे और पूरा साम्राज्य इस ऐलान को इतिहास की तरह अपने अंदर दर्ज करने लगा। लेकिन इस शोर के बीच अशोक के दिल में एक ही ख्याल चल रहा था, अब मुझे इस साम्राज्य की रक्षा करनी है, हर हालत में। जब समारोह खत्म हुआ तो महल के कई दरबारी उससे मिलने आए, उसे बधाई दी। कुछ ने उसके हाथ चूमे, कुछ ने झुककर सम्मान किया, लेकिन अशोक ने हर एक को बहुत शांत होकर जवाब दिया। वो खुश था, लेकिन ये खुशी उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि राजगद्दी जितनी ऊंचाई देती है उतना ही अकेलापन भी देती है। उस शाम अशोक महल की ऊंची दीवार के पास खड़ा था। वो दूर दूर तक फैली शहर की रोशनी देख रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और दूर से लोगों के शोर की हल्की गूंज आ रही थी। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा था जिस पर उसने बचपन में कुछ लाइनें खुदी थीं, मजबूत बनने के लिए कठोर होना पड़ता है। अशोक ने उसे देखते हुए धीरे से बुदबुदाया,
और न्याय करने के लिए दिल साफ होना चाहिए। अगले दिन उसने साम्राज्य के सबसे बड़े अफसरों को बुलाया। उसने सबको बताया कि अब मौर्य साम्राज्य एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उसने सख्ती और न्याय दोनों पर जोर दिया। कुछ बातें उसने बहुत स्पष्ट कहीं। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, सैनिकों के साथ अन्याय नहीं होगा, गरीबों की बातें सुनी जाएंगी और हर काम में साम्राज्य की भलाई सबसे पहले होगी। अनेक अफसरों ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनमें से कई अपने मन में डरे भी। उन्हें पता था कि अशोक के शासन में ना चालें चलने की जगह होगी, ना आलस की। फिर भी अशोक के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो बोलते समय ना तेज आवाज करता था, ना किसी पर दबाव डालता, लेकिन उसकी बात में ऐसी गहराई थी कि सुनने वाला खुद ब खुद गंभीर हो जाता। कुछ ही हफ्तों में अशोक ने राजकाज संभालना शुरू कर दिया। वो हर रिपोर्ट पढ़ता, हर अफसर से मिलता, हर छोटे बड़े मुद्दे को समझता। दिन भर वो महल के अलग अलग हिस्सों में कामों की समीक्षा करता रहता। कभी कर संग्रह, कभी सुरक्षा, कभी व्यापार, कभी किसानों की समस्या। लेकिन उसकी पहचान सबसे पहले उसकी तेजी से बनी। वो चीजें देर से नहीं करता था। जो काम आज होना है वो कल के लिए नहीं छोड़ता। फिर भी वो गर्म दिमाग वाला नहीं था। उसकी बातों में एक अजीब सी संयम था, जैसे हर कदम 100 बार सोचकर रखा हो। लेकिन इतनी जिम्मेदारियों के बीच उसके दुश्मन भी शांत नहीं बैठे थे। कई दरबारी अंदर ही अंदर उसके फैसलों से परेशान हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अशोक बहुत ज्यादा सख्त है। उसके भाई अभी भी उसके खिलाफ छोटी बड़ी चालें चल रहे थे। कभी अफवाहें फैलाते, कभी छोटे सैनिकों को भड़काते, कभी दूसरे प्रदेशों के राजाओं को उकसाते। अशोक ने यह सब सुना, देखा भी, लेकिन उसने जवाब देने में कभी जल्दबाजी नहीं की। उसकी एक ही सोच थी, साम्राज्य पहले, व्यक्तिगत झगड़े बाद में। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जो उसे और भी बदल देगा, क्योंकि आने वाला समय उसके शासन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जो मौर्य साम्राज्य को सदा के लिए बदल देगी। अशोक उस उम्र में पहुंच चुका था जहां ज्यादातर राजा अपने बच्चों को सिर्फ नाम के लिए जिम्मेदारी देते थे। लेकिन अशोक को जो काम सौंपा जा रहा था वो नाम के लिए बिल्कुल नहीं था। ये काम था उज्जैन की तरफ बढ़ रहे एक मुश्किल हालात को संभालना। वहां ट्रेड रूट पर कुछ बड़े लीडरों के बीच लड़ाई चल रही थी और धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए थे कि राज्य के लिए भी खतरा बनने लगे थे। अशोक को भेजने का मतलब था कि राजा बिंदुसार को अब उसके ऊपर भरोसा था, या शायद वो देखना चाहते थे कि अशोक असल में कितना काबिल है। सफर लंबा था, लेकिन अशोक ने उसे एक चैलेंज की तरह लिया। रास्ते में वो अक्सर रात को अकेले बैठकर आग की लपटों को देखता रहता था। वो कुछ ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर हमेशा कुछ चलता रहता था। एक तीखा गुस्सा, एक तेज दिमाग और एक अजीब सी बेचैनी कि उसे कुछ बड़ा करना है। कई सिपाही उसकी खामोशी को गलत समझते थे, पर जो लोग उसके करीब थे वो जानते थे कि ये खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। उज्जैन पहुंचते पहुंचते अशोक ने जगह जगह लोगों की हालत देखी। कई छोटे गांव डरे हुए थे। कई जगह से रिपोर्ट मिली थी कि गुंडों ने घर जला दिए थे, पैसे लूट लिए थे। लोगों की आंखों में डर का वो लेवल था जिसने अशोक के अंदर की आग को और बढ़ा दिया। वो अपने तंबू में रात को काफी देर तक एक मैप फैलाकर सारी सिचुएशन समझता रहा। कौन कहाँ है, किसका उस इलाके में कितना प्रभाव है और कौन किससे जुड़ा हुआ है। अगली सुबह अशोक ने अपने सिपाहियों को बुलाया, लेकिन किसी लंबी स्पीच के बिना बस एक शांत आवाज में बोला, आज हम सिर्फ लड़ाई जीतने नहीं गए हैं, आज हम इन लोगों को उनका भरोसा वापस दिलाने जा रहे हैं। उसकी ये लाइन छोटे से कैंप के सन्नाटे में गूंज गई। उसके सिपाही जानते थे कि जब अशोक इस टोन में बोलता है तो वो सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने वाला है। अशोक ने पहले इलाके की कमजोरियों को नहीं बल्कि लोगों की परेशानी को समझा। वो गांव गांव जाकर उनसे बात करता, उन्हें भरोसा देता कि अब वो अकेले नहीं हैं। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा करने से डर रहे थे। कई राजा आते हैं, बस बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अशोक अलग था। वो सिर्फ बातें नहीं करता था बल्कि हर बात को प्रैक्टिकली ठीक करने में लगा रहता था। कुछ दिनों में ही उसने रूट को सुरक्षित करने के लिए
छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बनवाए। हर चेक पॉइंट पर ऐसे सिपाही लगाए गए जिनसे लोग बात करने में कंफर्टेबल महसूस करें। उसने अपराधियों की लिस्ट बनवाई, उनके मूवमेंट को समझा और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क को पकड़ने का प्लान बनाया। ये प्लान लड़ाई से ज्यादा दिमाग से बनने वाला था और अशोक दिमाग का खेल खेलने में भी उतना ही माहिर था जितना तलवार चलाने में। एक रात जब पूरा कैंप सो रहा था, अशोक अकेले बैठकर मैप देख रहा था। बाहर टॉर्च की हल्की रोशनी और हवा की आवाज थी। उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उस पूरे अपराधी नेटवर्क को एक साथ पकड़ना आसान नहीं था। अगर एक भी सिरा खुल गया तो सब भाग जाएंगे और फिर महीनों तक जंगलों में ढूंढना पड़ेगा। अशोक को एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे बिना ज्यादा खून खराबे के ये काम हो जाए। कई घंटे सोचने के बाद उसकी आंखों में चमक आई। उसे एक रास्ता मिल गया था। अगले ही दिन उसने अफवाह फैलवाई कि उज्जैन में एक बड़ी रॉयल गोल्ड शिपमेंट आने वाली है। ऐसी शिपमेंट्स अपराधियों के लिए लालच की सबसे बड़ी वजह होती थी। उन्हें बस इसी मौके का इंतजार था। अशोक ने जानबूझकर गार्ड कम दिखाए ताकि जाल और मजबूत बन सके। वो चोरी को रोक नहीं रहा था, वो उन्हें बुला रहा था। 2 रात बाद अशोक का प्लान काम कर गया। अपराधियों का पूरा गिरोह शिपमेंट के रास्ते फंस गया। जैसे ही वो हमला करने पहुंचे, अशोक ने चारों तरफ से रास्ते बंद करवा दिए। बिना चिल्लाहट, बिना अफरा तफरी, सब कुछ बेहद शांत और स्ट्रेटेजिक तरीके से हुआ। अशोक ने अपने सिपाहियों को बताया था कि किसी को अननेसेसरी चोट नहीं लगेगी। लड़ाई तभी जब और कोई रास्ता नहीं। वो बार बार यही कहता था। कुछ घंटों की टैक्टिकल एक्शन के बाद पूरा नेटवर्क पकड़ में आ गया। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई बड़ी मौत, बस दिमाग और पेशेंस से बनाया हुआ एक जाल। उज्जैन के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनकी रक्षा के लिए आया है, सिर्फ राजा बनने का अपना दावा साबित करने नहीं। लोग उसके लिए खाना लाते, कई बुजुर्ग उसके सामने आकर आशीर्वाद देते और कई बच्चे उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराते थे। लेकिन अशोक वो कभी अपनी तारीफ में नहीं रुका। वो रात में भी जागकर सोचता था कि आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। उसे राजा बनने का इतना क्रेज नहीं था जितना अपना काम परफेक्ट करने का। कुछ हफ्तों बाद जब वो वापस पाटलिपुत्र लौटा तो पूरे महल में उसके किस्से फैल चुके थे। अशोक ने बिना लड़ाई के उज्जैन का मामला शांत कर दिया। अशोक ने डिसिप्लिन से पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया। वो प्रिंस नहीं, कोई अलग ही चीज है। राजा बिंदुसार भी पहली बार अपने बेटे के बारे में थोड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें एहसास था कि अशोक की इस तेजी और काबिलियत से बाकी भाई डरते भी हैं। कुछ ही दिनों में दरबार में विस्पर्स बढ़ने लगे थे। कौन सबसे योग्य है, किसे गद्दी मिलेगी, किससे खतरा है। अशोक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन लोग उससे डरने लगे थे क्योंकि वो शांत था, सख्त था और सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं था। उज्जैन में मिली जीत एक छोटा सा कदम था, लेकिन उसके अंदर जो आग थी वो अब और तेज हो चुकी थी। अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। बहुत बड़ी लड़ाइयाँ, बहुत बड़े फैसले और बहुत गहरे मोड़ अभी आने बाकी थे और अशोक वो हर मोड़ के लिए तैयार था। पाटलिपुत्र वापस आने के बाद भी अशोक ने खुद को कभी आराम नहीं दिया। उज्जैन की जीत के बाद लोग उसे एक तरह का हीरो मानने लगे थे, लेकिन अशोक का ध्यान हमेशा उन्हीं चीजों पर रहता था जिन्हें अभी ठीक करना बाकी था। वो दिन में दरबार की मीटिंग्स में बैठता, जहां लोग उसे घूरते रहते थे, कुछ प्रशंसा से, कुछ डर से और कुछ जलन से। दरबार की ये हवा वो हर दिन महसूस करता था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी खामोशी रहती थी। वो किसी की बातों या जलन से खुद को कभी नहीं डगमगाने देता था। शाम होते ही अशोक महल के पीछे बने शांत हिस्से में चला जाता। वहां एक लंबा रास्ता था जिसके दोनों तरफ पेड़ खड़े रहते थे। इस जगह पर ठंडी हवा बहती थी और बहुत कम लोग आते थे। अशोक अक्सर वहीं बैठता और अपने मन के उलझे हुए धागों को थोड़ा खोलने की कोशिश करता। बाहर से वो जितना सख्त दिखता था, अंदर उतना ही गहराई से सोचने वाला इंसान था। कई दिनों तक उसने महसूस किया कि दरबार में उसके भाई, विशेष रूप से सुशीम, उसकी कामयाबी से बेहद असहज हो चुके थे। सुशीम बिंदुसार का बड़ा बेटा, खुद को गद्दी का सबसे बड़ा हकदार मानता था, लेकिन अशोक के उज्जैन की सफलता ने उसकी नींद उड़ाई हुई थी।
वो हर दिन दरबार में ताना मारता। कुछ लोग बस किस्मत से चमक जाते हैं, हमेशा तलवार की आवाज ही काम नहीं आती, राजनीति में दिमाग भी चाहिए। ये बातें वो अशोक को सुनाने के लिए ही करता था, लेकिन अशोक हमेशा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। शायद इसलिए भी सुशीम को उससे और डर लगता था। कभी चिल्लाता नहीं, लेकिन हमेशा जवाब उसके काम में दे देता था। एक शाम अशोक हमेशा की तरह महल के पीछे वाले हिस्से में बैठा हुआ था। हवा हल्की सी ठंडी थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी धीरे धीरे सोने लगे थे। तभी उसके सबसे भरोसेमंद सैनिक देवव्रत वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। वो धीरे से बोला, महाराज बिंदुसार को उज्जैन की जीत के बाद कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं। कई छोटे राजाओं ने टैक्स देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मौर्य साम्राज्य अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। लगता है कि राजनैतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। अशोक ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। ये सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं थी, ये संकेत था कि साम्राज्य की नींव धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मौर्य साम्राज्य विशाल था और इतनी बड़ी जगह में कई आवाजें हमेशा दबाने की कोशिश करती थीं। अशोक ने धीरे से कहा, किस किस जगह का नाम आया है? देवव्रत ने एक स्क्रॉल खोलकर कई नाम बताए। उनमें सबसे बड़ा नाम था तक्षशिला। तक्षशिला उस समय सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक सीखने और व्यापार का विशाल केंद्र था। वहां का विद्रोह अगर बढ़ गया तो ये पूरे साम्राज्य के लिए गंभीर समस्या बन सकती थी। अशोक ने थोड़ी देर सोचा। उसके चेहरे पर कोई डर या उलझन नहीं थी, बस एक गहरी सोच। कुछ पल बाद उसने कहा, तक्षशिला को मैं संभालूंगा। देवव्रत चौंक गया। स्वामी, तक्षशिला इस बार सिर्फ एक छोटा विद्रोह नहीं है, वहां के सैनिक भी शामिल हो चुके हैं। कई इलाकों ने राजकीय आदेश मानने से इनकार कर दिया है। अशोक की आवाज बेहद शांत थी। इसीलिए अगले ही दिन बिंदुसार ने भी अशोक को बुलाकर कहा, तक्षशिला की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन याद रखना, वहां की जनता दुश्मन नहीं है। असली समस्या कुछ चालाक लोग हैं जो उन्हें भड़का रहे हैं। अगर तुम जाओ तो सिर्फ तलवार से नहीं, समझ से काम लेना। अशोक ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात समझता हूं पिता। तक्षशिला का सफर पहले से कहीं लंबा और कठिन था। रास्ते पहाड़ी थे, तापमान बदलता रहता था, लेकिन अशोक हमेशा की तरह शांत था। वो हर दिन अपने सिपाहियों के साथ चलता, लेकिन रात को अकेले बैठकर हर नई जानकारी पर सोचता। इस बार की लड़ाई अलग थी। ये उज्जैन जैसी नहीं थी। यहां दुश्मन सामने नहीं था, बल्कि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था। रास्ते में उसे कई छोटे गांव मिले जहां लोग मौर्य शासन से परेशान थे। कुछ टैक्स के कारण, कुछ स्थानीय अधिकारियों की सख्ती के कारण, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि राजधानी उनके बारे में सोचती ही नहीं। अशोक हर गांव में रुका। वो लोगों की बातों को ध्यान से सुनता, उन्हें बीच में नहीं रोकता, और सबसे जरूरी बात, वो उनकी समस्याओं को लिखवा लेता था। ये शायद पहली बार था जब किसी राजकुमार ने उनसे इतनी गंभीरता से बात की थी। लोगों का चेहरा बदलने लगा। पहले डर था, फिर शक, फिर धीरे धीरे थोड़ा भरोसा। कई सिपाही हैरान थे कि अशोक इतना धैर्य कैसे रख सकता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो समझता था लोगों के दिल जीतकर ही कोई असली राजा बनता है। कुछ दिनों बाद उसकी सेना तक्षशिला के पास पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि शहर दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा विद्रोहियों के कब्जे में और दूसरा हिस्सा डरे हुए आम लोगों के साथ। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने पाया कि मौर्य साम्राज्य के अपने ही कुछ सैनिक विद्रोह का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें लगता था कि केंद्र सरकार उनको भूल चुकी है। उनकी तनख्वाहें देर से आती थीं, उनके परिवार मुश्किल में थे। ये देखकर अशोक अंदर से हिल गया। उसे पता था कि बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने ही असंतुष्ट लोगों से लड़ाई, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस रात उसने अपने सिपाहियों को कहा, कल हम हमला नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। कई सैनिक हैरान हो गए। बात विद्रोहियों से? स्वामी, वो लोग हथियार लेकर खड़े हैं। अशोक ने बस एक लाइन कही, अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगा तो ये आग पूरे साम्राज्य को जला देगी। अगली सुबह अशोक अकेले घोड़े पर बैठकर विद्रोहियों के इलाके में चला गया।
धुंध फैली हुई थी और चारों तरफ खामोशी थी। कई विद्रोही हथियार उठाकर सामने आ गए, लेकिन अशोक शांत रहा। वो उनसे बोला, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं समझने आया हूं। ये लाइन सुनकर विद्रोही थोड़े सकपका गए। उनकी उम्मीद थी कि राजकुमार आएगा और हमला कर देगा, लेकिन इतना शांत और स्थिर अशोक, ये उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर गया। अशोक ने उनके लीडरों से बैठकर लंबी बात की। उनकी शिकायतें असली थीं। अफसरों की सख्ती, बढ़ा हुआ टैक्स, राजधानी की अनदेखी और कई जगह भ्रष्टाचार। अशोक ने हर बात को नोट किया। वो हर बार सिर्फ कहता, ये ठीक किया जाएगा। दिन के अंत तक कई विद्रोही झुक चुके थे, कई हथियार नीचे रख चुके थे, कई पहली बार महसूस कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुन रहा है। लेकिन ये शुरुआत थी। तक्षशिला की असली परीक्षा अभी बाकी थी। तक्षशिला में विद्रोहियों से पहली मुलाकात के बाद भी अशोक ने खुद को जीतने वाला राजा नहीं, बल्कि सुनने वाला शासक साबित किया। कई विद्रोही उसके शांत और समझदार रवैये से प्रभावित हुए थे, लेकिन शहर की असली गांठें अभी भी खुली नहीं थीं। वो गांठें थीं अंदर के डर, गलतफहमियां और वो लोग जो इस विद्रोह के पीछे छिपकर अपनी चालें चल रहे थे। अगली सुबह अशोक ने शहर के उस हिस्से का दौरा किया जहां आम लोग काफी दिनों से दहशत में थे। उस इलाके में कई घर टूटे हुए थे, कई दुकानें बंद थीं और कई लोग अपने बच्चों के साथ भागकर सुरक्षित जगहों पर छिपे हुए थे। हवा में घबराहट का हल्का सा स्वाद था और सड़कों पर कदमों की आवाज भी एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। जब अशोक वहां पहुंचा तो कई लोग उसे देखकर हिचके। उनके चेहरों पर लिखा था, इस राजकुमार पर भरोसा किया जाए या नहीं। लेकिन अशोक के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो धीरे धीरे चला, लोगों से कुछ नहीं बोला, बस आसपास के हालात को ध्यान से देखता रहा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। आंखों में चिंता और चेहरे पर थकावट थी। वो बोली, राजकुमार, आप हमारे पास आए, ये अच्छा है, लेकिन हमारी जिंदगियों में अब भरोसा बहुत कम बचा है। हमें नहीं पता कि ये लड़ाई किसकी है और किसके लिए है। अशोक ने बेहद शांत स्वर में कहा, ये लड़ाई आपकी नहीं होनी चाहिए थी। इसे खत्म करने के लिए मैं यहां हूं। उस बुजुर्ग औरत ने एक छोटी सी मुस्कान दी। शायद वर्षों बाद किसी शासक के प्रति उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागी थी। उसी पल कई दूसरे लोग भी धीरे धीरे पास आने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, हमें अफसरों की सख्ती से समस्या है। हमारे ऊपर गलत टैक्स लगाया गया। हमारी शिकायतें कभी राजधानी तक पहुंची ही नहीं। अशोक ने हर बात को गहराई से सुना। वो हर इंसान को बोलने देता, कोई जल्दी नहीं, कोई रुकावट नहीं। उनकी आवाजों में दर्द भी था, गुस्सा भी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। कुछ घंटों बाद अशोक ने अपने सैनिकों से कहा कि एक बड़ी मीटिंग की तैयारी की जाए। वो चाहता था कि विद्रोही, आम लोग, स्थानीय अफसर सब एक जगह बैठें और खुले में बात करें। ये फैसला बहुत साहस वाला था, क्योंकि कोई भी विद्रोही मीटिंग में धोखा दे सकता था। लेकिन अशोक को खुद पर भरोसा था और अपने इरादों की साफ नीयत पर भी। शाम तक शहर के बीच एक बड़ा खुला मैदान साफ किया गया और वहां एक जगह बनाई गई जहां सब बैठ सकें। हवा हल्की हल्की ठंडी थी, सूरज ढल रहा था और पूरा माहौल किसी शांत बातचीत जैसा लग रहा था। ऐसा लगता था मानो शहर खुद इस बातचीत का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे लोग आने लगे। पहले आम जनता, फिर विद्रोहियों का एक हिस्सा और फिर वो अफसर जो महीनों से डरे बैठे थे। मीटिंग शुरू होते ही अशोक ने सबसे पहले विद्रोहियों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बात सुनना ही मैं यहां आया हूं। अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत हूं तो सामने कहो। अगर तुम्हें लगे कि कुछ सुधार चाहिए तो बताओ। मैं तुम्हारी बातों को अनसुना नहीं करूंगा। मीटिंग में एक युवक खड़ा हुआ, शायद विद्रोहियों का एक लीडर। उसने कहा, हमने तलवारें इसलिए उठाई क्योंकि हमें लगा कि हमारी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। अफसर लोग हमें इंसान से ज्यादा बोझ समझते थे। हर हफ्ते नया टैक्स, नई धमकी और ऊपर से राजधानी में किसी को परवाह नहीं। अशोक ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी बात सही है। ये सब मेरी आंखों के सामने रखा गया है और इसे बदलना जरूरी है। फिर उसने अफसरों की तरफ देखा। उनमें से एक डर डर कर बोला, स्वामी, हमें आदेश ऊपर से मिलते थे, हम बस उनका पालन करते थे। अशोक की आवाज उतनी ही शांत लेकिन मजबूत थी। अगर आदेश गलत हो तो उन्हें रोकना भी आपका कर्तव्य है। जनता अगर डर में जी रही है तो सत्ता का मकसद खत्म हो जाता है।
कुछ देर के लिए मैदान में खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी किसी डर की नहीं थी। ये सोच की खामोशी थी। हर इंसान अपने अंदर झांक रहा था। अगले ही पल अशोक ने एक फैसला सुनाया। तक्षशिला में गलत तरीके से लगाया गया टैक्स अभी से खत्म किया जाता है। जो अफसर जनता पर सख्ती करते पाए गए उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा। और सबसे जरूरी, यहाँ एक नई व्यवस्था होगी जहाँ जनता की शिकायतें हर महीने सुनी जाएंगी। ये घोषणा सुनते ही कई लोगों के चेहरे बदल गए। पहले अविश्वास, फिर राहत और फिर हौले से खुशी। लेकिन मीटिंग का असली मोड़ तब आया जब अशोक ने कहा, मैं तक्षशिला पर हमला करने नहीं आया था। मैं तुम सबका भरोसा वापस जीतने आया हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं आज ही वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो हम इस शहर को फिर से मजबूत और शांत बना सकते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद एक बुजुर्ग विद्रोही आगे आया और बोला, राजकुमार, अगर आप जैसे लोग शासन करें तो लड़ाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हथियार रख देते हैं। और उसके साथ ही बाकी विद्रोही भी धीरे धीरे अपने हथियार नीचे रखने लगे। ये दृश्य देखने लायक था। कोई युद्ध नहीं, कोई खून नहीं, बस भरोसे की एक धीमी लहर जिसने पूरे शहर को बदल दिया। उस रात अशोक शहर में घूमते घूमते एक ऊंचे टीलों पर खड़ा हो गया। नीचे तक्षशिला की रोशनी चमक रही थी, हवा में शांति थी और दूर कहीं एक बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। अशोक ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि लोगों के दिलों को समझने में है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी, क्योंकि साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में भी कई हलचलें शुरू हो चुकी थीं और आने वाले समय में अशोक की असली कसौटी अभी बाकी थी। मगध के आसमान पर उस शाम हल्की सी धुंध थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम खुद किसी बदलाव की तैयारी में हो। उसी बदले हुए माहौल में अशोक धीरे धीरे अपने महल की ऊंची बालकनी पर जा खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो कुछ महीनों पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। यह वही सम्राट था जिसने कभी पूरे महाद्वीप को हिला दिया था, और आज वही सम्राट एक बदली हुई नजर से अपनी ही राजधानी को देख रहा था। कलिंग का जख्म अभी भी उनके दिल में ताजा था। दिन निकलते निकलते एक नई बात, एक नया ख्याल, एक नया अफसोस उन्हें अंदर तक हिला देता था। लेकिन उसी टूटे हुए मन की दरारों से एक दूसरी रोशनी भी फूट रही थी, बुद्ध के रास्ते की रोशनी। यही वो वक्त था जब अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को सिर्फ सुनना नहीं, सच में समझना शुरू किया था। शुरू में उन्हें लगा था कि शायद ये सब बस मन को शांत करने की बात है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये तरीका सिर्फ शांति देने के लिए नहीं था, ये तो पूरे इंसान को बदल देने वाली सोच थी। उनकी जिंदगी, जो अभी कुछ समय पहले तक युद्धों के शोर से भरी थी, अब एक ऐसी लड़ाई की ओर मुड़ रही थी जो तलवारों से नहीं, अपने भीतर के अंधेरे से लड़ने की थी। अगले कुछ हफ्तों में अशोक पूरी तरह बदलते नजर आए। सुबह होते ही वो महल से बाहर निकल जाते, कहीं किसी बोधगम्य स्थल पर जाते, कभी किसी साधु से मिलते, कभी किसी शांति स्थान पर घंटों बैठते। महल के राजकर्मी, मंत्री सब हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सम्राट किस राह पर जा रहे हैं। एक दिन अशोक महल के बड़े आंगन में पहुंचे। वहां कई मंत्री उनका इंतजार कर रहे थे। चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सम्राट के आदेश बदल रहे हैं और ये बदलाव काफी बड़े होंगे। अशोक धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब से हमारी रियासत का रास्ता तलवार से नहीं, दया और समझदारी से तय होगा। सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को राहत मिली, कुछ को डर, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को नरमी से चलाना यह कल्पना ही मुश्किल थी। अशोक ने आगे कहा, हमारे सैनिक, हमारे नागरिक, हमारे पड़ोसी, सबको ये महसूस होना चाहिए कि हमारा शासन डर पर नहीं, भरोसे पर खड़ा है। हम युद्ध से नहीं, मानवता से आगे बढ़ेंगे। और यह वो पल था जब मौर्य साम्राज्य की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। धीरे धीरे अशोक खुद आम लोगों से मिलने लगे। वो खेतों में जाते, कस्बों में जाते, बाजारों में रुकते, किसी गरीब की बात सुनते, किसी बुजुर्ग से हाल पूछते। लोग यह देखकर हैरान रह जाते कि सम्राट खुद उनके बीच खड़ा है, बिना किसी भारी सुरक्षा के,
बिना किसी शान शौकत के। एक बार एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान उनसे बोला, सम्राट, आप जैसे लोग हम जैसे लोगों के पास नहीं आते। आज पहली बार लगा कि हम भी इस राज्य का हिस्सा हैं। अशोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब तक आपके जैसे लोग खुश नहीं होंगे, हमारा ताज किसी काम का नहीं। यह बात वहां मौजूद हर इंसान के दिल में उतर गई। इस बदलाव की आहट धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैलने लगी। मौर्य प्रशासन को भी अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ा। पुराने कानूनों को हटाकर नए नियम बनाए गए, ऐसे नियम जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखते थे। अब कैदियों के साथ बदसलूकी बंद हो गई। अब जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए पाबंदियां लग गईं। अब जंगल काटने पर सख्त नियम बना दिए गए। अब किसी भी दूर दराज इलाके में अस्पताल और पेयजल की व्यवस्था की जाने लगी। सम्राट अशोक, जो कभी सिर्फ जीतना जानते थे, अब लोगों के घाव भरने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन इस बदलाव को सभी ने खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। कुछ बड़े मंत्री और सेना के प्रमुख इस निर्णय से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि नरमी दुश्मनों को हिम्मत देगी और साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। एक रात महल में एक गोपनीय बैठक हुई, जिसमें कुछ उच्च अधिकारी आपस में बात कर रहे थे। अगर हम लड़ना ही बंद कर देंगे तो शत्रु हम पर हमला क्यों नहीं करेंगे? एक मंत्री ने कहा, सम्राट को समझाना मुश्किल है, वो किसी और दुनिया में जी रहे हैं। दूसरे ने कहा। इसी चर्चा के बीच कोई एक आवाज बोली, लेकिन शायद यही समय है जब दुनिया को नई राह की जरूरत है। ये बात कहने वाला किसी और ने नहीं, बल्कि अशोक का बड़ा बेटा था, महेंद्र। उसने अपने पिता की राह को समझा था। वो जानता था कि ये बदलाव आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। अशोक को इन विरोधों की खबर मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं बदली। एक दिन उन्होंने मंत्रिपरिषद को बुलाया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ता भी थी। अगर हम तलवार से डरेंगे तो हम कभी दिल नहीं जीत पाएंगे। अगर हम दुश्मन के जैसा ही बनेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? हमारा साम्राज्य बड़ा है, लेकिन हमारी सोच उससे भी बड़ी होनी चाहिए। वे कुछ पल रुके, फिर बोले, यह बदलाव सिर्फ मेरी इच्छा नहीं, बल्कि समय की जरूरत है। जो इस रास्ते पर मेरे साथ चलना चाहे, उसका स्वागत है। उनकी बातों में ऐसा भरोसा था कि बड़े बड़े मंत्री भी चुप हो गए। इसी दौरान अशोक ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, धम्म यात्रा। वो पूरे महाद्वीप में घूम घूम कर लोगों से मिलते, उन्हें समझाते कि हिंसा किसी भी कीमत पर टाली जानी चाहिए। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि इंसान का सही व्यवहार है। यह बात वो हर जगह दोहराते। उनकी बातें सुनकर कई लोग बदलने लगे। एशिया के अलग अलग हिस्सों में शांति का संदेश फैलने लगा। अशोक को ये देखकर एक अलग सी खुशी महसूस होती थी। ये खुशी जीत की नहीं थी, बल्कि दिलों तक पहुंचने की थी। इसी समय महेंद्र और संघमित्रा भी बड़े हो रहे थे। दोनों अपने पिता की सोच से गहराई से जुड़े हुए थे। महेंद्र पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी ले रहा था और संघमित्रा बेहद शांत स्वभाव की थी। लोगों के दुख सुनकर रोने लगती थी। एक दिन अशोक ने दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों मेरे हाथ और दिल हो। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हो तो पीछे मत हटना। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे सम्राट नहीं, कोई साधारण पिता उनसे बात कर रहा है। महल में अब शामें बदल गई थीं। पहले जहां तलवारों की खनक गूंजती थी, अब वहां शांति के मंत्र सुनाई देते। पहले जहां विजय के जश्न होते थे, अब वहां गरीबों के इलाज और भोजन की योजनाएं बनती थीं। पहले जहां दुश्मनों की लिस्ट बनाई जाती थी, अब वहां यात्राओं की लिस्ट बनती थी। कहां लोगों की मदद करनी है, कहां नए अस्पताल या कुएं बनवाने हैं। अशोक धीरे धीरे एक ऐसा सम्राट बन चुके थे जिसे लोग दूर से देखकर डरते नहीं, बल्कि पास आकर अपना दुख बताते थे। फिर भी उनके दिल में एक बात हमेशा चुभती थी, कलिंग। कभी कभी रात को अचानक नींद खुल जाती, उन्हें बैटलफील्ड याद आ जाता, वे रो पड़ते। लेकिन अब उस दर्द के बीच एक और आवाज उठती। यही दर्द दूसरों को बचाने की ताकत बनेगा। और अशोक उस आवाज को सुनते हुए फिर नए दिन के लिए तैयार हो जाते। धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में यह खबर फैल चुकी थी कि सम्राट अशोक अब वही नहीं रहे। कुछ लोग कहते वो संत बन गए हैं,
कुछ कहते दुनिया को उनकी जैसी सोच की जरूरत है, कुछ डरते इतनी नरमी से साम्राज्य टिक पाएगा। लेकिन एक बात सभी मानते थे, ये बदलाव सच्चा था और यही बदलाव आने वाले समय में पूरे एशिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। महल की उस सुबह में कुछ अलग सी हलचल थी। सूरज की किरणें जैसे धीरे धीरे महल की दीवारों पर चढ़ती हुई हर कोने को सोने की चादर से ढक रही थीं। लेकिन इन किरणों के पीछे छुपी हुई थी एक नई शुरुआत की हल्की सी आहट, कुछ ऐसा जो मौर्य साम्राज्य की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अशोक अपने निजी कक्ष में बैठे थे। उनके सामने कई स्क्रॉल पड़े थे जिन पर अलग अलग इलाकों से आए संदेश थे। कहीं लोग गरीबी के कारण परेशान थे, कहीं जंगल कट रहे थे, कहीं रास्तों की हालत खराब थी, तो कहीं जानवरों की सुरक्षा की मांग उठ रही थी। कुछ समय पहले तक ये सब बातें शायद उनके लिए उतनी मायने नहीं रखतीं, लेकिन अब ये हर छोटी बात उनके दिल को छू जाती थी। उन्हें लगता था कि अगर एक इंसान भी दुखी है तो साम्राज्य अधूरा है। इसी दौरान एक बुजुर्ग मंत्री चुपचाप कमरे में आए। सम्राट, आप थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, उन्होंने धीरे से कहा। अशोक मुस्कुराए। आराम तो अब उसी दिन मिलेगा जब इस धरती पर कम से कम दुख दिखें, अभी नहीं। मंत्री उनकी इस सोच से हमेशा प्रभावित रहते थे। उन्होंने एक पल रुककर कहा, मगर सम्राट, पूरा साम्राज्य आपकी हर बात को सुनता है। आपकी एक आवाज लाखों लोगों की दिशा बदल सकती है। अशोक ने गहरी सांस ली। हाँ, और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ महल में बैठकर शासन न करूं, मुझे लोगों तक जाना होगा। यही वो पल था जब उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पहल शुरू करने का फैसला लिया, धम्म यात्रा। धम्म यात्रा का विचार कोई साधारण फैसला नहीं था। ये यात्रा सिर्फ घूमने फिरने की नहीं थी, बल्कि एक मिशन थी। लोगों के बीच जाकर उनसे मिलना, उन्हें समझना और उनके जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों को पहचानना। पहले कई मंत्री इस फैसले से डर गए। इतनी लंबी यात्रा, सम्राट का बिना किसी भारी सुरक्षा के दूर दराज इलाकों में जाना, ये सब काफी जोखिम भरा था। लेकिन अशोक ने साफ कह दिया, अगर मैं अपने ही लोगों से डरूं तो फिर ये ताज किस काम का। यात्रा का पहला पड़ाव था पटलिपुत्र के बाहर का एक छोटा सा गांव, जहां लोग सूखे की वजह से परेशान थे। जैसे ही अशोक गांव में पहुंचे, बच्चे उन्हें देखकर दौड़ पड़े। बुजुर्ग एक किनारे खड़े हो गए। महिलाएं अपने घरों के बाहर से झांकने लगीं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सम्राट खुद उनके गांव में आया है। अशोक ने किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह सबसे पहले एक बूढ़े किसान से पूछा, क्या वजह है कि यहां फसल नहीं हो पा रही। किसान ने थोड़ा घबराते हुए कहा, सम्राट, नदियां सूख रही हैं, बारिश अब पहले जैसी नहीं होती। अशोक ने किसानों की बातें बहुत ध्यान से सुनी और वहीं खड़े खड़े उन्होंने आदेश दिया कि इस इलाके में पानी के नए स्रोत खोजे जाएं, छोटे बांध बनाए जाएं और किसानों को बीज और औजार मुहैया करवाए जाएं। लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई और अशोक के दिल में भी एक नई तरह की सुकून उतर आया। वो सुकून जो जीत से नहीं, सेवा से मिलता है। अगले कुछ महीनों में उनकी यात्राएं बढ़ती गईं। वो कभी किसी जंगल में जाकर जानवरों की हालत देखते, कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाकर लोगों की ज़रूरतें समझते। उन्होंने रास्तों, अस्पतालों, पेड़ पौधों, पानी और यहाँ तक कि जानवरों तक की सुरक्षा के लिए भी नए नियम बनाए। सबसे अनोखी बात यह थी कि अशोक सिर्फ आदेश नहीं देते थे, वो खुद जाकर देखते कि काम कैसे हो रहा है। कई जगह लोग उनसे कह उठते, सम्राट, हमारे लिए कोई राजा इतनी दूर क्यों आता है। अशोक बस मुस्कुराते और कहते, क्योंकि तुम सब मेरे अपने हो। लेकिन इस बदलाव का असर सिर्फ आम लोगों पर नहीं, बल्कि दरबारियों और सैनिकों पर भी पड़ रहा था। कई सैनिकों को लगने लगा कि युद्ध कम होने से उनकी अहमियत घट जाएगी। कुछ अधिकारी डरने लगे कि साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। अंदर ही अंदर कई तरह की बातें होने लगी थीं। एक शाम जब अशोक अपनी यात्रा से लौटे, एक सैन्य अधिकारी उनसे मिलने आया। उसने कहा, सम्राट, अगर हम ऐसे ही नरम होते रहे तो दुश्मन हमें हल्के में लेने लगेंगे। हमारी ताकत को चुनौती दी जा सकती है। अशोक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ताकत सिर्फ तलवारों से नहीं आती। एक सशक्त राज्य वो है जिसमें लोग खुश हों।
अगर लोगों का दिल हमारे साथ है तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। सैन्य अधिकारी चुप हो गया। वो समझ तो गया था, लेकिन पूरी तरह सहमत होना अभी भी उसके लिए मुश्किल था। इस दौरान महेंद्र और संघमित्रा भी बड़े हो चुके थे। दोनों अपने पिता की सोच के और करीब होते जा रहे थे। महेंद्र धम्म के मूल सिद्धांत पढ़ता और समझता, जबकि संघमित्रा अक्सर लोगों से मिलने और गरीबों की मदद करने में अपने पिता का साथ देती। एक रात महेंद्र ने अशोक से पूछा, पिता, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका ये रास्ता दूसरों के लिए समझना मुश्किल है? अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, हर नया रास्ता पहले मुश्किल ही लगता है, लेकिन अगर वो सही है तो दुनिया एक दिन उसे अपनाएगी। महेंद्र ने ये बात दिल में उतार ली। उसी वक्त अशोक को एहसास हो गया कि उनका बेटा सिर्फ राजकुमार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन रहा है जिसे वो अपने मिशन का सबसे बड़ा वाहक बना सकते हैं। इसी दौरान अशोक ने एक और बड़ा फैसला लिया, धम्म लेख तैयार करवाना। उन्होंने आदेश दिया कि बड़े बड़े पत्थरों पर ऐसे संदेश खुदवाए जाएं जो पूरे देश में लोगों तक पहुंचें। दया, भाईचारा, इंसानियत, जानवरों की हिफाजत, माता पिता की इज्जत, ईमानदारी, ऐसी बातें जिन्हें हर इंसान समझ सके। ये पत्थर सिर्फ आदेश नहीं थे, ये अशोक की आत्मा की आवाज थे। लोग उन्हें पढ़ते और ऐसा महसूस करते कि सम्राट उनकी जिंदगी में खुद मौजूद है। एक गांव की बूढ़ी औरत ने पत्थर पढ़कर कहा था, अगर सम्राट खुद हमें ये बात कह रहा है तो इसमें जरूर सच होगा। ऐसे ही हजारों लोग इन संदेशों से बदलने लगे। धीरे धीरे अशोक के बदलाव की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और तक दूर के देशों तक पहुंचने लगी। कई देशों के राजा, व्यापारी और विद्वान अशोक के पास संदेश भेजने लगे, आपकी सोच अनोखी है, हमें भी सिखाइए। अशोक को ये देखकर खुशी हुई कि उनकी बात सीमाओं को पार कर रही है। उसी समय महेंद्र और संघमित्रा ने भी निर्णय लिया कि वो इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। अशोक ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम दोनों अब सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, बल्कि इस साम्राज्य की रोशनी हो। उस रोशनी को वहां तक ले जाओ जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोनों की आंखों में गर्व और जिम्मेदारी दोनों उतर आए। इस बीच महल में कुछ विरोध अभी भी बाकी था। कुछ मंत्री बोलते, सम्राट अब बदलाव में इतना डूब गए हैं कि राजनीति को नजरअंदाज कर रहे हैं। कुछ लोग कहते, धम्म अच्छा है, लेकिन दुनिया हमेशा ऐसी नहीं चलती। लेकिन अशोक अब किसी भी डर से परे जा चुके थे। वो जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं, लेकिन सही है। महल में बैठकर उन्होंने अकेले में खुद से एक बात कही, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो मैं दुनिया को कैसे बदलूंगा? और ये सवाल, ये जवाब, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। सम्राट अशोक अब सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार बन चुके थे। एक ऐसी सोच जो आने वाले सदियों में दुनिया की दिशा बदलने वाली थी। धम्म यात्राओं के कई महीनों बाद अशोक के अंदर एक अजीब सी शांति गहराने लगी थी। वो पहले से ज्यादा स्थिर, ज्यादा समझदार और ज्यादा करुणामय बन चुके थे। लेकिन इस शांति के साथ साथ एक और चीज भी उभर रही थी, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता। राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा अब बड़े हो रहे थे। उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनकी समझ, सब कुछ धीरे धीरे अशोक की राह पर बढ़ता जा रहा था। पर अब अशोक को लगता था कि उन्हें सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन शाम को जब महल की छत पर हल्की हवा चल रही थी और गंगा नदी की लहरें दूर से चमक रही थीं, अशोक अपने बच्चों के साथ बैठे थे। महेंद्र ने पूछा, पिता, क्या आपको कभी डर लगता है कि हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है कि कहीं हम इसे संभाल ना सकें? अशोक धीरे से मुस्कुराए। डर तो हर इंसान को लगता है महेंद्र, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डरकर पीछे हट जाता है और कोई उसी डर को अपनी ताकत बना लेता है। संघमित्रा ने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो आप चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह बने? अशोक उनकी आंखों में देखते हुए बोले, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी राह तलाशो, लेकिन हाँ, उस राह पर इंसानियत हमेशा सबसे आगे होनी चाहिए। महेंद्र ने सिर हिलाया। उस रात की बातचीत ने दोनों भाई बहन के मन में कुछ ऐसा बो दिया जो आगे चलकर दुनिया के लिए एक चमत्कार साबित होने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद महल में एक विशेष संदेश आया, श्रीलंका के राजा देवानंपिय तिस्सा की तरफ से। उन्होंने लिखा था, सम्राट अशोक, आपकी दया, आपकी सोच और आपका धम्म
हमारे दिल को छू गया है। हम चाहते हैं कि आपके सिद्धांत हमारी भूमि तक भी पहुंचे। अशोक इस संदेश को पढ़कर शांत हो गए। कुछ देर तक उन्होंने आंखें बंद रखीं, फिर बोले, शायद अब समय आ गया है लोगों को सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दुनिया भर में जोड़ने का। इसी रात वे अपने बच्चों को बुलाते हैं। महेंद्र, संघमित्रा, मुझे तुम्हें एक जगह भेजना है। वो जगह है लंका। दोनों चौंक गए। महेंद्र ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम वहां जाकर धम्म फैलाएं? अशोक ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया को बताओ कि ताकत तलवार में नहीं दिल में होती है। संघमित्रा ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं तैयार हूं पिता। अगर हमारा जाना किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदल सकता है तो ये सफर सही है। महेंद्र ने भी सिर झुकाकर हामी भरी। अशोक के दिल में गर्व और हल्की सी चिंता दोनों उतर आए, लेकिन वो जानते थे ये निर्णय सही है। राजमहल के आंगन में यात्रा की तैयारियां शुरू हुईं। कई लोग महेंद्र और संघमित्रा को देखकर भावुक हो जाते। कुछ कहते, राजकुमार और राजकुमारी विदेश जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन दोनों के चेहरे शांत थे। उनकी आवाज में वही स्थिरता थी जो उनके पिता में थी। यात्रा से एक दिन पहले अशोक ने अपने बच्चों को बुलाया। कमरे में हल्की मोमबत्ती की रोशनी थी। शाम का माहौल शांत था। अशोक ने कहा, याद रखना, मैं तुम्हें राजा के रूप में नहीं, इंसान के रूप में भेज रहा हूं। वहां लोग तुम्हें राजसी वेशभूषा से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से पहचानेंगे। महेंद्र ने पिता को गले लगाया। संघमित्रा ने उनके पैर छुए। अशोक ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, दुनिया बड़ी है लेकिन दिल उससे भी बड़ा। उसे साफ रखोगे तो हर रास्ता आसान होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, महल के द्वारों के बाहर एक विशाल भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। लोग राजकुमार और राजकुमारी को एक झलक देखने आए थे। ड्रम धीरे धीरे बज रहे थे। हवा में एक अजीब सी भावुकता थी। महेंद्र और संघमित्रा साधारण सफेद वस्त्रों में थे। कोई राजसी आभूषण नहीं, कोई विशेष निशान नहीं। उनका रूप किसी राजघराने के बच्चों जैसा कम और किसी शांत साधक जैसा ज्यादा लग रहा था। अशोक एक ऊंचे मंच पर खड़े थे। उन्होंने दूर तक देखते हुए कहा, आज मेरे बच्चे मेरी शान नहीं, इस धरती की उम्मीद बनकर जा रहे हैं। भीड़ की आंखें नम हो गईं। दोनों भाई बहन ने अंतिम बार पिता की ओर देखा और अपनी यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा का सफर आसान नहीं था। पहाड़ों, जंगलों, नदियों और तूफानों के बीच से गुजरना पड़ा। कई बार रातें अंधेरी और ठंडी होती, कई बार भोजन कम मिल पाता, लेकिन महेंद्र और संघमित्रा कभी रुके नहीं। हर जगह जहां लोग मिलते वो उनसे बात करते, उनकी मुश्किलें सुनते और अशोक के संदेश को सरल शब्दों में समझाते। नफरत से नफरत नहीं मिटती। दिया जलाओ, अंधेरा खुद हट जाएगा। धीरे धीरे जगह जगह लोग उनसे जुड़ने लगे। कुछ उनके साथ चलने लगे, कुछ उनकी बातें सुनकर बदलने लगे। ये परिवर्तन इतना गहरा था कि जब वो आखिरकार श्रीलंका पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। राजा तिस्सा खुद उनसे मिलने आए। उन्होंने महेंद्र से कहा, मैंने सुना था कि सम्राट अशोक के बच्चे आ रहे हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने सरल और शांत होंगे। संघमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ किसी राजकुमारी और राजकुमार की तरह नहीं आए महाराज, हम सिर्फ सीखने और सिखाने आए हैं। राजा ने दोनों को सम्मानपूर्वक अपने महल में जगह दी और जल्द ही उनके संदेश पूरे श्रीलंका में फैलने लगे। उधर अशोक महल में अपने बच्चों की खबरों का इंतजार करते रहते। जब भी उन्हें किसी दूत के जरिए पता चलता महेंद्र और संघमित्रा ने वहां हजारों लोगों को जोड़ दिया है, तो उनके मन में एक अद्भुत गर्व और संतोष भर जाता। उन्होंने अक्सर अकेले में सोचा, कभी सोच नहीं सकता था कि एक समय का छंड अशोक एक दिन इस तरह शांति का वाहक बनेगा। उनकी आंखें अपने आप नम हो जातीं। इसी बीच साम्राज्य में भी कई बड़े बदलाव हो रहे थे। लोग खुद ब खुद धम्म के नियमों को अपनाने लगे थे। बुजुर्गों की इज्जत बढ़ रही थी। जानवरों को मारना कम हो गया था। सड़कों, पेड़ों और पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखा जा रहा था। अशोक के लेख और पत्थर लोगों को रोज याद दिलाते थे कि इंसानियत सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि कई पड़ोसी राज्यों ने भी अशोक से सीखने की कोशिश शुरू कर दी थी। एक रात जब अशोक अकेले अपने कक्ष में बैठे थे, उन्होंने धम्म लेखों की सूची को देखा और मन ही मन कहा, मेरे बच्चे दूर जाकर दुनिया बदल रहे हैं और मैं यहाँ रहकर इस धरती को। उन्हें लगा जैसे धम्म का असली अर्थ अब समझ में आने लगा है। वो सिर्फ धर्म नहीं, वो एक जिम्मेदारी है, किसी के लिए भी, कहीं भी। अशोक ने खुद से एक वादा किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो बस शुरुआत थी। और उनकी आंखों में वही चमक लौट आई जो कभी युद्ध के मैदानों में दिखाई देती थी।
बस अब वो चमक तलवार की नहीं, दिल की थी। महेंद्र और संघमित्रा के श्रीलंका पहुंचने और वहां धम्म फैलाने की खबरें धीरे धीरे पूरे भारत में पहुंच रही थीं। जहां भी अशोक जाते, लोग उनसे यही कहते, सम्राट, आपके बच्चों ने हमारी उम्मीद बदल दी है। दुनिया बदल रही है। और हर बार अशोक के मन में एक गहरी शांति उतरती, लेकिन इस शांति के साथ साथ एक और एहसास भी था, जिम्मेदारी का। उन्हें लगता था कि अगर उनके बच्चे दुनिया के दूसरे कोने में जाकर लोगों को जोड़ सकते हैं, तो उन्हें भी अपने साम्राज्य के हर हिस्से तक वही संदेश पहुंचाना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें धम्म यात्राओं को और बड़े स्तर पर बढ़ाने का फैसला करने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा, अब सिर्फ बातें फैलाने का समय नहीं, अब हमें धरातल पर बदलना होगा। स्कूल, पानी के कुंड, पेड़, सड़कें, हर चीज को ऐसा बनाना है कि लोग सिर्फ सुने नहीं, महसूस भी करें। अधिकारी उनकी बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि किसी सम्राट ने कभी इतनी गहरी मानवीय सोच से बदलाव की बात नहीं की थी। एक शाम जब हल्का अंधेरा फैल रहा था और महल के पेड़ों पर चिड़ियां दिन की अंतिम आवाजें निकाल रही थीं, अशोक अकेले राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। हवा शांत थी, लेकिन उनके मन में विचारों का शोर था। क्या मैं सच में वो सब कर पा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं अपने अतीत से इतना दूर आ चुका हूं कि लोग मुझे डर की जगह प्यार से जाने? इसी सोच में खोए हुए वे अचानक रुक गए। उनके सामने कुछ दूर दो बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का और एक लड़की, बिल्कुल मासूम। वे मिट्टी में घर बना रहे थे और खुद ही राजा रानी बनकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। लड़की बोली, मैं रानी हूं, मैं सबको खुश रखूंगी। लड़का बोला, और मैं राजा हूं, मैं किसी को रोने नहीं दूंगा। अशोक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। उन बच्चों के मासूम शब्दों में उन्हें अपने भविष्य की छवि दिखाई दी। उन्होंने सोचा, शायद असली राजधर्म यही है, लोगों को सुरक्षित रखना, उन्हें दुख से बचाना। उनके कदम रुक गए और वह वहीं बगीचे की पत्थर की बेंच पर बैठ गए। चाहे वो सम्राट थे, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के मालिक, पर इस वक्त वो सिर्फ एक सोचने वाला इंसान थे। एक इंसान जिसने अपना अतीत बोझ की तरह ढोया था और अब अपने भविष्य को एक नई रोशनी में देख रहा था। अगले ही दिन अशोक ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सभी प्रांतों के अफसरों को पत्र भेजा। हर गांव में पानी का इंतजाम बेहतर किया जाए, हर मुख्य सड़क के किनारे छायादार पेड़ लगाए जाए, जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हर गांव में लोगों को बैठकर चर्चा करने की जगह दी जाए जहां वे धम्म के सिद्धांत सीख सकें। इस तरह के आदेश पहले कभी नहीं दिए गए थे। कुछ पुरानी सोच वाले मंत्रियों ने आपस में कानाफूसी की। सम्राट बहुत बदल गए हैं, पहले युद्धों से साम्राज्य बढ़ाते थे, अब पेड़ लगवा रहे हैं। लेकिन अशोक जानते थे, तलवारें साम्राज्य बढ़ाती हैं, पर इंसानियत उसे संभालती है। कुछ ही महीनों में पूरे साम्राज्य का दृश्य बदलने लगा। सड़कों के किनारे पेड़ दिखने लगे, गांवों में छोटे तालाब खोदे गए, यात्रियों के लिए चबूतरे बनाए गए और कई जगह बुजुर्गों और बच्चों के लिए अलग देखभाल केंद्र बनाए गए। लोग कहते, ऐसा राजा जीवन में कभी नहीं देखा, जो खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता है। कभी कभी अशोक गांवों में बिना किसी राजसी वेश के निकल जाते, लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते। वो आम इंसान की तरह बैठकर उनकी परेशानियां सुनते। एक बार एक बुजुर्ग महिला ने उनसे कहा, तुम अच्छे आदमी हो बेटा, तुम भी हमारे राजा जैसे होते तो कितना अच्छा होता। अशोक हल्का हंसे, माँ, आपका राजा आपका ख्याल रख रहा है और मैं तो बस उसका दूत हूं। बुजुर्ग महिला ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तो अपने राजा से कहना, वो दिल से काम कर रहा है, हम उसका आशीर्वाद देते हैं। अशोक की आंखें नम हो गईं। उधर महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में अपना काम जारी रखे हुए थे, लेकिन अब उनकी चिट्ठियां कम आने लगी थीं, क्योंकि वे इतने ज्यादा व्यस्त थे कि दिन रात लोगों से मिलते, चर्चा करते और यात्रा करते रहते। हर चिट्ठी में वही बात होती, पिता, आपने हमें जो सिखाया वो यहाँ के लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। हम यहाँ सिर्फ धम्म नहीं फैला रहे, लोगों को जोड़ रहे हैं। अशोक उनकी हर चिट्ठी को कई बार पढ़ते, कभी मुस्कुराते, कभी भावुक हो जाते। अब उन्हें बच्चों की कमी कम और उनके काम पर गर्व ज्यादा महसूस होने लगा था। कभी कभी वो अकेले कमरे में बैठकर धीमे स्वर में कहते, शायद दुनिया को सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी नहीं चाहिए थे, बल्कि ऐसे लोग चाहिए थे जो दिल से काम करें। इसी दौरान एक घटना ने अशोक को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उत्तर के एक प्रांत में दो छोटे गांवों के बीच झगड़ा बढ़ गया था। किसी ने कहा,
ये पानी हमारा है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये हमारा है। दोनों गांवों में तनाव बढ़ता गया। समाचार राजधानी पहुंचा। अशोक ने तुरंत अधिकारियों को भेजने की जगह खुद जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे, लोगों ने उन्हें देखकर चौंक गए। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि सम्राट खुद आएंगे। अशोक ने दोनों गांवों के मुखियाओं को बुलाया। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई सख्त आदेश नहीं दिया। बस शांत स्वर में बोले, अगर तुम लोग मिलकर पानी नहीं बांट सकते तो तुम लोग मिलकर जिंदगी क्या बांटोगे? मुखिया कुछ बोल नहीं पाए। अशोक ने दोनों के बीच एक छोटी सभा बैठाई। गांव वालों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, झगड़ा या सुकून? भीड़ ने एक स्वर में कहा, सुकून। अशोक मुस्कुराए, तो पानी तुम्हें लड़ना नहीं, जोड़ना चाहिए। उन्होंने इंजीनियरों को बुलाया, एक बड़ा तालाब बनवाया और पानी को दोनों गांवों तक बराबर पहुंचाया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि समाधान लड़ाई से नहीं, मिलकर सोचने से आता है। जब अशोक वापस जाने लगे, एक बच्चा उनके पास दौड़ता हुआ आया। उसने मासूमियत से पूछा, राजा जी, आप क्यों इतने अच्छे हैं? अशोक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि मैं पहले अच्छा नहीं था, अब सीख रहा हूं कि अच्छा बनना ही सबसे बड़ी जीत है। इस घटना ने अशोक के मन में एक नया संकल्प जगा दिया। अगर मैं लोगों के झगड़े सुलझा सकता हूं तो मैं उनके दिल भी बदल सकता हूं। और इसी सोच ने उनकी अगली यात्रा की नींव रखी। एक ऐसी यात्रा जो उनकी जिंदगी और उनके साम्राज्य दोनों को एक नई दिशा देने वाली थी। अशोक की जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसके अंदर का तूफान अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। वो समझ चुका था कि शांति को सिर्फ बोलकर नहीं फैलाया जा सकता, उसे हर दिन हर छोटे कदम से महसूस करवाना पड़ता है। और इस समय तक पाटलिपुत्र की हवा भी बदल चुकी थी। पहले जहां भारी हथियारों की आवाजें, घोड़े दौड़ाने की चीखें, सेनाओं की तैयारियों का शोर सुना देता था, अब वही शहर एक अलग ही रिदम में सांस ले रहा था। थोड़ा धीमा, थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत। अशोक सुबह जल्दी उठता, बालकनी में खड़ा होकर गंगा के किनारे फैलती धुंध को देखता। फिर धीरे धीरे शहर जागने लगता। पर इस बार उसकी नजर में हर चीज अलग थी। उसे लगता जैसे दुनिया उससे पहले भी बोलती थी, पर वो ही सुनता नहीं था। अब आवाजें साफ आ रही थीं, लोगों की बातें, उनकी मुश्किलें, उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनका जीना और कभी कभी उनका रोना। इन्हीं दिनों में अशोक ने एक नई आदत डाल ली थी। वो भेष बदलकर आम लोगों के बीच घूमा करता। ना कोई गार्ड, ना कोई मंत्री, ना कोई झंडा, बस एक सादा कपड़ा और हाथ में एक साधारण सी लाठी। वो गलियों में घूमता, दुकानों के सामने रुकता, बच्चों को खेलते देखता, बुजुर्गों की बातें सुनता। और धीरे धीरे वो समझ रहा था कि असली राज करना क्या होता है। किसी ने उससे पूछा था, राजा बनकर कैसा लगता है? और वो मुस्कुरा दिया था। अब शायद वो जवाब दे पाता, राजा बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल। एक शाम वो शहर के बाहर एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव शांत था, बस कच्ची मिट्टी की खुशबू हवा में थी। अशोक ने देखा, एक बुजुर्ग आदमी अपने घर की टूटी दीवार को खुद ठीक कर रहा था। उसके पास कोई मजदूर नहीं था, कोई मदद नहीं थी। अशोक आगे बढ़ा और बोला, दादा, ये काम अकेले क्यों कर रहे हो? बुजुर्ग मुस्कुराया, बाबा, किसको बुलाऊं? सब अपने अपने खेत में बिजी हैं। अशोक ने बिना सोचे दीवार के पास जाकर पत्थर उठाने में मदद शुरू कर दी। बुजुर्ग ने उसे थोड़ी देर देखा, फिर हंस दिया, अरे तुम तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन शहर से आए हो ना, ऐसे काम की आदत नहीं होगी। अशोक हंस पड़ा, आदत तो नहीं है, पर सीख सकता हूं। उस शाम जब दीवार बनकर तैयार हो गई, बुजुर्ग ने कहा, कभी कभी मदद करने वाले हाथ किसी भी राजा से ज्यादा बड़े होते हैं। अशोक कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये लाइन उसके अंदर उतर गई, कभी कभी राजा बनने के लिए पहले इंसान बनना पड़ता है। वो मन ही मन बोला। वो गांव से वापस लौटते हुए बहुत धीमे कदमों से चल रहा था। हर कदम जैसे उसे कुछ सिखा रहा था। और उसी रात उसने एक नया फैसला लिया। अब उसकी नीतियां सिर्फ राजसी निर्णय नहीं होंगी। वो हर चीज सिर्फ एक ही नजर से देखेगा, लोगों के भले के लिए क्या सही है। अगले दिन उसने अपने दरबार को बुलाया। सब मंत्री, सेनापति, अधिकारी सब अपनी जगह पर बैठे थे, पर आज अशोक का चेहरा एकदम अलग था, शांत पर बहुत पक्का। आज से, उसने कहा, मेरे राज में किसी पर जुल्म नहीं होगा, ना राजा का, ना सैनिकों का, ना अमीर का, ना ताकत का। अगर किसी गरीब के साथ गलत होगा तो वो ऐसे समझा जाएगा
जैसे मेरे साथ गलत हुआ है। दरबार में हलचल हो गई। कुछ लोग डर गए, कुछ हैरान हुए, कुछ मुस्कुराए भी। पर यह साफ था कि आज एक बड़ा बदलाव शुरू हो रहा है। इसके बाद अशोक ने शहर के चौकों में, सड़कों पर, गांवों में संदेश लिखवाने शुरू किए। लोग पढ़ते, समझते और धीरे धीरे ये बात फैल जाती कि अब साम्राज्य का दिल कुछ और ही तरह धड़क रहा है। पर असली बदलाव तब आया जब अशोक ने अपने अधिकारियों को एक नई ट्रेनिंग दी। लोगों से ऐसे बात करना जैसे वो अपनी फैमिली हों, उनकी शिकायतों को ऐसे सुनना जैसे वो सबसे ज़रूरी हों, और जो तकलीफ बताए उसे उसी दिन हल करना। अधिकारियों के लिए ये नई बात थी। पहले तक ज़्यादातर लोग उनसे डरते थे, लेकिन अब उन्हें सीखना पड़ा कि डांट से ज़्यादा असर समझ का होता है। कुछ महीनों बाद अशोक ने महसूस किया कि पाटलिपुत्र का माहौल बदल चुका है। लोग आपस में कम लड़ते हैं, शिकायतें कम हो गई हैं, फसलों के झगड़े कम हुए, टैक्स के डर वाली बात कम हुई, और सबसे ज़रूरी, लोगों को लगता था कि उनका राजा उनके लिए है, सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सहारा है। एक रात अशोक राजमहल की छत पर टहल रहा था। हवा बहुत हल्की थी, गंगा में चांद की रोशनी तैर रही थी और दूर कहीं से बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। उसने धीरे से खुद से पूछा, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर राजा हूं तो खुश भी होना चाहिए ना? लेकिन अंदर एक खालीपन था। पर यह खालीपन अब दुख वाला नहीं था। ये वो स्पेस था जिसमें वो कुछ बड़ा भरना चाहता था। शांति, करुणा, इंसानियत। बस फिर उसने अगला कदम तय किया। अब उसकी नीतियां साम्राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं होंगी। शांति और भलाई को दुनिया भर में फैलाने का वक्त आ चुका था। ये उसकी नई एम्बिशन थी। कई हफ्तों तक वो विद्वानों, भिक्षुओं, यात्रियों और विदेश से आए लोगों से मिलता रहा। उन्हें सुनता, उनसे सीखता, उनसे सवाल करता। उसने समझ लिया कि दुनिया के हर कोने में लोग एक जैसी ही चीज़ों से डरते हैं। भूख, बीमारी, हिंसा, अकेलापन। और हर जगह लोग एक जैसी ही चीज़ों से खुश होते हैं। थोड़ी मदद, थोड़ा सम्मान, थोड़ा प्यार। अगर सब एक जैसे हैं, अशोक ने सोचा, तो क्यों ना शांति भी सबको बराबर मिले। यही सोचकर उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। पूरे साम्राज्य में जगह जगह छोटे छोटे स्टोन पिलर लगाने। इन पिलर्स पर शांति, इंसानियत और अच्छे जीवन के मैसेज खुदे हुए थे। लोग इन पिलर्स को पढ़ते, समझते और धीरे धीरे ये बातें उनके दिलों में उतर जातीं। एक दिन अशोक खुद एक पिलर लगवाते वक्त वहां मौजूद था। पिलर बहुत बड़ा था, पत्थर एकदम चमकदार। उस पर खुदा था, किसी भी इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को दुख न देना। उसने उस लाइन को हाथ से छूते हुए बहुत धीरे से कहा, काश ये सब मुझे पहले समझ आता। उसकी आंखों में एक हल्की नमी थी। किसी ने देखा नहीं, पर उस पल उसमें एक और लेयर बन गई। एक ऐसा राजा जो अपनी गलतियों से भागता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। अशोक अब सिर्फ राजमहल का राजा नहीं रहा था, वो लोगों के दिलों का राजा बन रहा था। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरू हुआ था। अशोक अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसके राज्य का हर हिस्सा शांत होने लगा था। लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ अपने साम्राज्य में सुधार कर देना काफी नहीं है। उसके अंदर एक गहरी इच्छा जागने लगी। क्या मैं सिर्फ एक राजा बनकर रह जाऊं, या फिर कुछ ऐसा करूं जो सदियों तक लोगों को याद रहे? उसका मन कहता था कि अगर दुनिया में हिंसा इतनी है, दर्द इतना है, तो सिर्फ उसकी सीमा के अंदर शांति बनाकर क्या फायदा। उसे लगा जैसे एक जिम्मेदारी उसकी छाती पर धीरे धीरे उतर आई हो। एक जिम्मेदारी कि अब वो सिर्फ अपने लोगों का राजा नहीं बल्कि इंसानियत का सेवक बनना चाहता है। इन दिनों उसे नींद भी कम आने लगी। वो देर रात तक गंगा किनारे बैठा रहता, पानी की लहरों में अपना चेहरा देखता और सोचता, क्या मैं अपने पिछले पापों की भरपाई कर सकता हूँ? क्या मैं दुनिया में इतना अच्छा फैला सकता हूँ कि वो बुराई पर भारी पड़े? उसकी रातें साइलेंट थीं, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा था। कभी वो पेड़ों के बीच टहलता, कभी पुराने पत्थरों पर बैठ जाता, कभी किसी साधु की बातें सुनता। और धीरे धीरे उसे एक बात साफ होने लगी, अगर दुनिया में शांति चाहिए तो पहले समझ फैलानी पड़ेगी। एक दिन उसने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया, मंत्री, सैनिकों के हेड, विद्वान, भिक्षु, सब। अशोक कुछ देर तक चुप रहा। सभी उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे, जैसे उसके अगले शब्दों से पूरा देश बदल जाएगा। उसने धीरे से कहा, मैं चाहूंगा कि हम अपने साम्राज्य की ताकत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखें, हम दूसरों को सिखाएं। जो हमने सीखा है वो दुनिया तक पहुंचाएं। कई लोग हैरान हो गए। कुछ के चेहरे पर डर था, क्या राजा दूसरी जगह जीतना चाहता है? कुछ ने सोचा,
क्या वो किसी बड़े युद्ध की बात करने वाला है? लेकिन अशोक ने सब भ्रम साफ कर दिया। मैं अब कोई युद्ध नहीं चाहता, वो बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। हम ज्ञान भेजेंगे, हम शांति भेजेंगे, हम कंपैशन भेजेंगे, हम वो भेजेंगे जो दुनिया में कम है। इससे साम्राज्य के इतिहास में पहली बार एक नया मिशन शुरू हुआ। एक ऐसा मिशन जिसमें न तलवार थी, न ढाल, न लड़ाई, बस संदेश, भिक्षु और अच्छे लोग थे। अशोक ने अलग अलग राज्यों में अपने दूत भेजने शुरू किए। गंधार, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, मिस्र, ग्रीस, हर जगह उसने अपने लोगों को भेजा ताकि वो वहाँ के लोगों को शांति की बात समझा सकें। वो लोग जंगलों से होकर जाते, पहाड़ पार करते, नदियों को क्रॉस करते, लंबी यात्राएं करते। उनका रास्ता आसान नहीं था, पर उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी। राजा अशोक ने कहा है कि दुनिया को शांत करना है। धीरे धीरे ये दूत अलग अलग देशों में पहुंचने लगे। कुछ को लोगों ने तुरंत अपनाया, कुछ जगह लोग पहले डर गए, क्योंकि पहले कभी यह नहीं हुआ था कि एक राजा अपनी ताकत नहीं बल्कि शांति लेकर किसी देश में आए। श्रीलंका के राजा ने जब अशोक के दूतों को पहली बार देखा तो उसके मन में कई सवाल थे। ये लोग कौन हैं? इनके पास ना तलवार, ना सेना, फिर भी इनके चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? अशोक के बेटे महेंद्र ने ही ये यात्रा लीड की थी। वो शांत था, मुस्कुरा रहा था और बहुत सादगी से बोला, हम यहाँ जीतने नहीं आए, हम यहाँ प्यार और इंसानियत की बात करने आए हैं। राजा का दिल पिघल गया और धीरे धीरे उसकी पूरी जनता उस बात को समझने लगी। कई लोग भिक्षु बनने लगे, कई लोग कंपैशन सीखने लगे, कई लोगों की जिंदगी बदल गई। पाटलिपुत्र में अशोक हर रोज नए संदेश तैयार करवाता, कहीं पशुओं की रक्षा के बारे में, कहीं बुजुर्गों की देखभाल के बारे में, कहीं परिवार में प्यार बनाए रखने के बारे में, कहीं पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार की बात। वो चाहता था कि इन बातों को ईंट और पत्थरों में नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में लिख दिया जाए। एक शाम जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक उसके मन में एक पुराना दृश्य चमक गया। कलिंग का युद्ध, लाशें, चीखें, टूटे घर, रोते लोग। वो दृश्य अब भी उसके अंदर गूंजता था। उसने खुद से कहा, अगर मैं उन हजारों लोगों का दर्द मिटा नहीं सकता तो कम से कम भविष्य में किसी को ऐसा दर्द ना महसूस होने दूं। उसके बाद से वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गया। कभी वो गरीबों के लिए अस्पताल बनवाता, कभी यात्रियों के लिए आराम की जगह बनवाता, कभी जानवरों की देखभाल के लिए बर्थडे शेल्टर बनवाता। कई जगह उसने पौधे लगवाए ताकि यात्रियों को धूप से राहत मिले। सड़कें सुधारी गईं ताकि यात्राओं में तकलीफ ना हो। और ये सब वह सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि लोग थोड़ा और आराम से, थोड़ा और प्यार से जी सकें। एक दिन वह महल के सामने बैठे कुछ बच्चों को देख रहा था। वो मिट्टी में खेल रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अशोक मुस्कुराया। उसे लगा, अगर दुनिया के सारे बच्चे ऐसे हंस सकें तो शायद दुनिया में कोई युद्ध ही ना हो। वो बच्चों के पास गया। एक बच्चे ने उसकी तरफ देखा और बोला, चाचा आप कौन हो? अशोक ने हंसते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे जैसा कोई हूं। बच्चा बोला, तो फिर हमारे साथ खेलो ना। और अशोक सच में उनके साथ बैठ गया। बच्चे उसके कपड़ों से बेपरवाह, उसके रुतबे से अनजान, उसे बस एक और इंसान की तरह छू रहे थे, हंसा रहे थे। उसी पल उसे समझ आया कि सत्ता की सबसे बड़ी जीत यही है, जब आप अपने लोगों के दिल में जगह बना लेते हो। धीरे धीरे साम्राज्य की सीमाओं से बाहर भी अशोक का नाम फैलने लगा। लोग उसे सम्राट नहीं बल्कि शांति का राजा कहने लगे। कुछ उसे पिता की तरह मानते, कुछ गुरु की तरह, कुछ दोस्त की तरह। लेकिन अशोक के दिल में अब भी एक छोटी सी टीस थी। वो जानता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और एक इंसान कितना ही बदल ले, पूरा संसार कब पूरी तरह शांत हो पाएगा। फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उसने सोचा, अगर मैं सब नहीं कर सकता तो भी जितना कर सकता हूं उतना ही दुनिया को बदलने के लिए काफी होगा। उस रात उसने गंगा किनारे खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। हवा बहुत हल्की थी, तारे साफ दिख रहे थे, जैसे हर तारा उसकी कहानी सुन रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी ये कोशिशें किसी के लिए रोशनी बन जाएं, भले थोड़ी देर के लिए ही सही। और उसी शांत रात में पानी की हल्की आवाज के बीच अशोक को लगा कि शायद वाकई उसकी कोशिशें दुनिया को बदल रही हैं, भले थोड़ा थोड़ा ही सही। अशोक का साम्राज्य अब पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर और ज्यादा समझदार हो चुका था। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर की सेंसिटिविटी और बढ़ती जा रही थी। उसे हर छोटे से छोटे दर्द की बात सुनाई देने लगी थी, चाहे वो किसी गरीब की आह हो या किसी बुजुर्ग की अकेली सांस या किसी जानवर की चुप सफरिंग।
अब वो पहले जैसा सख्त राजा बिल्कुल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर सॉफ्टनेस आ गई थी। चलने के अंदाज में भी एक धीमापन था और बोलने में भी पहले जैसी तेजी नहीं, बल्कि एक शांत और थॉटफुल टोन था। एक शाम वो महल की बालकनी से दूर फैले खेतों को देख रहा था। हवा में हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू थी। सूरज डूब रहा था और पूरा आकाश नारंगी सा हो गया था। वो धीरे से बोला, काश दुनिया इसी तरह हर शाम को इतनी शांत महसूस कर सके। लेकिन उसकी ये शांत इवनिंग ज्यादा देर टिक नहीं पाई। थोड़ी ही देर में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने झुककर कहा, महाराज, दूर के इलाकों में सूखा पड़ गया है। लोगों के पास खाने को बहुत कम बचा है। अशोक के चेहरे पर चिंता फैल गई। उसने बिना देर किए जवाब दिया, तुरंत मदद भेजो। अनाज, पानी, दवाइयाँ, जो भी चाहिए। और हाँ, मैं खुद भी वहां जाऊंगा। सिपाही हैरान रह गया। महाराज, आप खुद? वहां का सफर लंबा और मुश्किल है। अशोक बस हल्का सा मुस्कुराया। अगर मेरे लोग परेशान हैं तो मुझे पैलेस में आराम से कैसे नींद आएगी। 2 दिन बाद वो उस गांव पहुंचा जहां सूखा था। जमीन इतनी फटी हुई थी जैसे किसी ने उसे चाकू से काट दिया हो। पेड़ पत्तों से खाली थे। लोगों के शरीर कमजोर, आंखें अंदर धंसी हुईं और चेहरों पर एक डीप एग्जॉस्शन साफ दिख रही थी। जब अशोक वहां पहुंचा, लोग पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाए। वो बहुत सिंपल कपड़े पहनकर आया था और बिना किसी रॉयल अनाउंसमेंट के गांव में भीड़ के बीच बैठ गया। एक बुजुर्ग औरत ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? राजा लोगों के लिए इतना कौन आता है? अशोक ने उसकी झुर्रियों भरी हथेलियां पकड़ी और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं यहीं का हूं। आप सब मेरे लोग हो। अगर आपको तकलीफ है तो मैं कैसे दूर रहूं? और उस शाम पहली बार लोगों को समझ आया कि उनका राजा सिर्फ ताज पहनने वाला इंसान नहीं, बल्कि उनका अपना कोई है। अशोक ने वहीं टेंट लगवाए, लोगों के लिए पानी के बड़े बड़े स्टोर बनवाए, जानवरों के लिए भी खाने का इंतजाम करवाया, डॉक्टर बुलवाए, बच्चों के लिए दूध और दवाई भेजवाई। वो हर घर में जाकर हाल पूछता, हर बीमार को हाथ से पानी पिलाता, हर बच्चे के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराता। उसके साथ आए सैनिक भी खुद हैरान थे। उन्होंने पहले कभी कोई राजा ऐसा नहीं देखा था। एक रात जब सारे लोग सो चुके थे, अशोक अकेला खेतों के बीच घूम रहा था। आसमान में चांद था, हल्की हवा चल रही थी। वो खुद से फुसफुसाया, अगर कलिंग का युद्ध ना होता तो शायद मैं कभी ये सब महसूस ही नहीं कर पाता। दर्द इंसान को इंसान बना देता है। उसने आकाश की तरफ देखा, जैसे किसी से बात कर रहा हो। मेरे भगवान, मुझे ताकत देना कि मैं इस दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़कर जाऊं। कुछ दिन बाद जब गांव की हालत सुधरने लगी, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और बच्चों की आवाजें फिर से पूरे इलाके में गूंजने लगीं। अशोक ने वापस पाटलिपुत्र लौटने का फैसला किया, पर लौटते वक्त उसकी गाड़ी में सिर्फ एक ही चीज थी, लोगों का आशीर्वाद। वो चुप बैठा रहा और रास्ते भर सोचता रहा, राजा होने का असली मतलब यही है, लोग आपको देखते ही ये महसूस करें कि सब ठीक हो जाएगा। पाटलिपुत्र लौटकर उसने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने घोषणा की कि आगे से साम्राज्य के हर कोने में वाटर स्टोरेज सिस्टम्स बनाए जाएंगे। हर बड़े रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे। हर गांव में डॉक्टर और हेल्पर रहेंगे। किसी भी इंसान को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। मंत्री उसके सामने बैठे सुन रहे थे। कुछ को लगा कि ये सब बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अशोक को मना कर दे। अशोक ने उन्हें देखते हुए कहा, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने दर्द देखा है और मैं चाहता हूं कि मेरे राज में कोई बहाना ना हो कि मुझे मदद नहीं मिली। उस दिन से साम्राज्य में इतने बड़े बदलाव शुरू हुए कि पड़ोसी राज्यों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ राजा हैरान थे, ये कौन सा राजा है जो लड़ाई नहीं करता लेकिन फिर भी इतना पावरफुल है। कुछ ने सोचा कि अशोक को ये सब दिखावा है, लेकिन जब उनके दूतों ने जाकर असली हाल देखा, लोगों के चेहरे पर खुशहाली, सड़कें शांत, यात्रियों के लिए शेड, हर गांव में पानी, तो उन्हें एहसास हुआ कि अशोक जो कर रहा है वो सच्चा है। तभी एक दिन एक छोटे राज्य का दूत उसके दरबार में आया। उसने कहा, हमारे राजा ने आपको सलाम भेजा है। वो कहते हैं आपने वो कर दिया जो बाकी राजा सपने में भी नहीं कर सकते। अशोक ने बस इतना ही जवाब दिया, अगर दुनिया में कंपैशन फैल जाए तो ताकत अपने आप फैल जाती है। कुछ महीने बाद वो एक अलग ही काम में लग गया, शांति के संदेश पत्थरों पर खुदवाने में। वो चाहता था कि उसके विचार सिर्फ इस जनरेशन में ना रहें, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ें, समझें और सीखें। वो अक्सर खुद पत्थर के पास जाकर खड़ा रहता, लाइंस पढ़ता, फिर थोड़ा बदलवाता। कभी कहता, थोड़ा सिंपल करो, लोग कठिन शब्द नहीं समझ पाएंगे।
कभी कहता, ये बात दिल से निकली होनी चाहिए, किताब से नहीं। उसकी ये आदत देखकर एक कलाकार ने उससे कहा, महाराज, आप सिर्फ राजा नहीं, आप तो टीचर भी हो। अशोक हंस पड़ा, शायद, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूं। दिन बीतते गए, अशोक और भी शांत हो गया। उसके फैसले और भी सॉफ्ट लेकिन स्ट्रांग हो गए, और उसकी पर्सनैलिटी में वो डेप्थ आ गई थी जो सिर्फ बहुत दर्द और बहुत प्यार देखने से आती है। उसने एक शाम अपने बेटे महेंद्र से कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, हम चाहे जितना भी कर लें, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। महेंद्र ने पूछा, तो फिर हम कोशिश क्यों करते हैं पिताजी? अशोक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि कोशिश ही वो चीज है जो इंसानों को उम्मीद देती है। उस रात अशोक बहुत देर तक उजाला देखता रहा। महल की दीवारों पर जलते छोटे दिए उसे किसी और दुनिया की तरफ बुलाते हुए लग रहे थे, और वो सोच रहा था, क्या मैं अपनी आखिरी सांस तक दुनिया में इतना अच्छा फैला सकता हूं कि लोग एक दूसरे को मारने की जगह थोड़ा सा और प्यार करना सीख जाएं। धीरे धीरे वक्त अपनी चाल बदल रहा था। अशोक अब बूढ़े हो रहे थे, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि जिंदगी की जिम्मेदारियों से, उन यादों से जो हर रात उनके सामने खड़ी हो जाती थीं। मौर्य साम्राज्य का भार, करोड़ों लोगों की उम्मीदें और एक राजा का अपना मन, इन सब का जोड़ किसी भी इंसान को थका सकता है। और अशोक, वह अब सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुके थे जो हर कदम पर अपने अतीत, अपने फैसलों और अपने बदलते दिल को महसूस करता था। पाटलिपुत्र के महल में उस रात हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से गिरती बूंदें ऐसे लग रही थीं जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से सुनाई जा रही हो। अशोक अपने कमरे में अकेले बैठे थे, हाथ में वही छोटा सा लकड़ी का डंडा जिसके सिर पर सिंह की छोटी नक्काशी थी। यही उनका पहला राजदंड मॉडल था जो बचपन में किसी कलाकार ने उन्हें उपहार दिया था। अशोक ने उस नक्काशी को छुआ और मुस्कुराए। कितना अजीब है, इंसान राजा बन सकता है, बादशाह बन सकता है, इतिहास बन सकता है, लेकिन अंदर से वही बच्चा रह जाता है जो पहली बार हथियार पकड़कर डर गया था। उनके मन में बिंदुसार की छवि उभरती, एक सख्त लेकिन गहरे मन वाला सम्राट, फिर महारानी धर्मा की नरम आवाज, फिर सुभद्रा का बचपन, फिर देवी, और फिर कौरव की जिंदगी जैसे एक फिल्म बनकर आंखों में घूमने लगी। इसी बीच महल का दरवाजा हल्के से खुला। दरवाजे पर एक युवा भिक्षु खड़ा था, सफेद वस्त्र, शांत आंखें और बेहद नम्र चेहरा। उसने झुककर कहा, महामहिम, भिक्षुओं ने आपको संदेश भेजा है कि कल सुबह नदी किनारे सभा रखी गई है, आपको बुलाया है। अशोक ने सिर हिलाया, मैं जरूर आऊंगा, तुम भी चलना, सुबह मिलते हैं। युवा भिक्षु गया और अशोक फिर खामोशी में डूब गए। सुबह हल्की धुंध फैली थी, गंगा नदी शांत थी, जैसे वह भी अशोक की तरह अनुभवों से भरी पर अब शांत हो चुकी हो। नदी किनारे सैकड़ों भिक्षु बैठे थे। उनके बीच में एक जगह खाली रखी गई थी, अशोक के लिए। सम्राट धीरे धीरे वहां पहुंचे। भिक्षुओं ने अपना सिर झुकाया और अशोक ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। सभा का नेतृत्व एक वृद्ध भिक्षु कर रहे थे। उनका चेहरा कई सालों की साधना जैसा शांत था। उन्होंने कहा, सम्राट अशोक, आज हम यहां आपको राज करने के लिए मार्ग बताने नहीं बैठे, बल्कि आपके जीवन की समझ को सुनने आए हैं। आप क्या देखते हैं अपनी यात्रा में? अशोक ने धीमी आवाज में कहा, मैंने बहुत लड़ाइयां जीती, लेकिन सच में हारता रहा जब तक बुद्ध के शब्दों ने मुझे संभाला नहीं। मैंने महलों के अंदर सत्ता देखी और महलों के बाहर भूख। मैंने दुश्मन बनते देखे, दोस्त टूटते देखे, परिवार बिखरते देखा, लेकिन आखिर में समझ आया कि इंसान का दिल सबसे मुश्किल युद्ध भूमि है और वहीं जीत चाहिए। सभा में शांति फैल गई। भिक्षु उनकी बात सुनते रहे। अशोक ने आगे कहा, जब मैं जवान था मुझे लगा राज करना मतलब ताकत है। आज समझता हूं, राज करना मतलब दिल से दिल को जोड़ना है। मैंने जितनी जमीन साथ ली उससे ज्यादा दिलों को सीख देने की कोशिश की। वृद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका यह बदलना ही आपकी असली जीत है महाराज। सभा खत्म होने के बाद अशोक अकेले नदी किनारे बैठ गए। लहरें उनके पैरों को छू रही थीं।
उन्हें लगा जैसे हर लहर एक संदेश लेकर आई हो, कभी यादें, कभी पछतावा, कभी खुशी। अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई, महाराज, आप यहां बैठे क्या सोच रहे हैं? अशोक ने मुड़कर देखा। वह सुभद्रा थी, उनकी प्यारी बेटी, जिसने हमेशा अपने पिता के रूप में उन्हें देखा, सम्राट के रूप में नहीं। कुछ नहीं, अशोक ने मुस्कुराकर कहा, बस जिंदगी को देख रहा हूं। सुभद्रा उनके पास बैठ गई। उसने पानी में उंगली घुमाई और बोली, आपका चेहरा ऐसा लगता है जैसे आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। अशोक ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? सुभद्रा हंसी। आप मेरे पिता हैं, आपकी आंखों को पहचानती हूं। एक पल की चुप्पी और फिर अशोक बोले, मैं चाहता हूं कि तुम लोग, सुभद्रा, कुणाल, जलौक, तुम सब अपने अपने रास्ते साफ देख सको। मैं नहीं चाहता कि मौर्य राजगद्दी तुम लोगों के बीच दूरी या लड़ाई पैदा करे। सुभद्रा ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, हम सब आपका दिल समझते हैं। आपने जो दिया है वह किसी सिंहासन से बड़ा है। दया, इंसानियत और एक रास्ता जो हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है। अशोक की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या यही उनकी असली विरासत है? कुछ हफ्तों बाद अशोक ने अपने आखिरी वर्षों को एक काम में लगा दिया, धम्म को इतनी गहराई से फैलाना कि वह सदियों तक टिके। उन्होंने दूर दूर स्थानों पर दूत भेजे, खुद भी यात्रा की, लोगों से बात की, बच्चों के साथ बैठे, बुजुर्गों की सुनी, किसानों के खेत देखे और हर जगह सिर्फ एक बात कही, दूसरों के दर्द को अपना समझो। यही इंसानियत का रास्ता है। उनका यह तरीका इतना अनोखा था कि लोग उन्हें धम्माशी कहने लगे, धम्म सिखाने वाला राजा। महल में अब कम चमक और ज्यादा सादगी थी। अशोक सादा कपड़े पहनते, कम भोजन लेते और ज्यादा वक्त ध्यान में रहते। कभी कभी वह अपने पौधों के बगीचे में जाते, जहां हर पौधा मानो किसी युद्धग्रस्त जमीन की जगह शांति का प्रतीक बन चुका था। एक दिन शाम के समय सूर्य ढल रहा था, आसमान नारंगी था। अशोक अपने बगीचे में बैठे थे। हवा ठंडी थी। उनके हाथ में वही पुराना लकड़ी का राजदंड मॉडल था। वह उसे देखकर धीरे से बोले, मैंने इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की। नहीं जानता कितनी कामयाब हुई, लेकिन कोशिश सच्ची थी। उनकी सांस थोड़ी भारी हुई, लेकिन चेहरा पूरी तरह शांत था। पास ही खड़ा उनका सेवक बोला, महाराज, क्या आपको किसी को बुलाना है? अशोक ने सिर हिलाया, नहीं, बस मेरे बच्चों को बुला दो। कुछ देर में सुभद्रा, कुणाल, जलौक सब वहां थे। अशोक ने उनकी ओर देखा। जिंदगी का ये आखिरी पड़ाव भी जैसा है, अच्छा है। मैं चाहता हूं तुम सब एक बात याद रखो, राज्य तलवार से नहीं, दिल से चलता है। कुणाल की आंखें भर आईं। पिता, आप आराम करिए। अशोक मुस्कुराए, मैं आराम ही तो करने जा रहा हूं, उस जगह जहां अब कोई युद्ध नहीं। धीरे धीरे उनकी सांसें मंद हुईं। चेहरे पर शांति का भाव फैल गया। और सम्राट अशोक, जिसने अपना जीवन बदल दिया और लाखों दिलों को, धीरे धीरे इस दुनिया से एक शांत लहर की तरह विदा हो गए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका संदेश जिंदा रहा। उनके स्तंभ, उनके लेख, उनके नियम, उनका धम्म हर जगह फैल गया। बाद की पीढ़ियों ने उन्हें सिर्फ राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जिसने दर्द से सीखकर संसार को दया का पाठ पढ़ाया। और शायद यही सबसे बड़ा राज है, जब राजा अमर नहीं रहता, पर उसका रास्ता अमर हो जाता है। समाप्त।